इमेजिन करो एक ऐसा गेम जिसे हेल डिफिकल्टी कहा जाता है और पिछले 5 साल से उसे कोई क्लियर नहीं कर पाया। हमारा प्रोटैगनिस्ट पार्क इस डेड गेम का अकेला प्लेयर बचा था। लेकिन किस्मत तब बदलती है जब एक ग्लिच की वजह से उसे मिलते हैं 1.6 मिलियन सोल पॉइंट्स। वो मजे मजे में अपने लेवल 1 कैरेक्टर के सारे स्टैट्स मैक्स कर देता है और गेम के सबसे पावरफुल हिडन ट्रेट्स खरीद लेता है। पर ट्विस्ट तब आता है जब वो स्क्रीन के सामने नहीं बल्कि गेम के अंदर जागता है। वो कोई हीरो नहीं बल्कि एक कमजोर स्लेव बनकर उठता है जिसके सामने खड़ी है मौत और गेम का सबसे खतरनाक बॉस मॉन्स्टर। अब सवाल ये है, क्या एक लेवल 1 का स्लेव अपने ओवरपावर्ड स्टैट्स और 5 साल की गेम नॉलेज का यूज करके इस इम्पॉसिबल दुनिया को झुका पाएगा, या फिर पहले ही दिन उसका गेम ओवर हो जाएगा? कहानी की शुरुआत एक बड़े आसमान के सीन से होती है जहां सूरज एक ह्यूज और अनजान दुनिया पर जल रहा है और एक पल के लिए ब्राइट ब्लू आसमान शांत दिखता है। वो शांति तुरंत गायब हो जाती है जब हाइड्रोगन नाम का एक ह्यूज 9 हेडेड ड्रैगन दहाड़ता है, जिससे जमीन हिलने लगती है और स्लेव सोल्जर्स डर के मारे फ्रीज हो जाते हैं। भले ही वो डर गए हैं, उनके पास अपने स्पीयर्स उठाने और उन्हें एक साथ बैंग करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, ये उम्मीद करते हुए कि शोर उस क्रीचर को डरा देगा। बैटलफील्ड धूल, शोर और खून से भरा हुआ है और इस सारी लड़ाई के बीच एक वॉरियर स्टेडी और शार्प प्रिसिजन के साथ मूव करता है। वो बिना किसी हेजिटेशन के एक सिंगल क्लीन स्ट्राइक के साथ दुश्मन को काट देता है। जबकि दुश्मन उसे मॉन्स्टर कहते हुए पीछे हटते हैं, उसके पास खड़े होने से भी डरते हैं, लेकिन वो खुद भी मुश्किल से टिका हुआ है। उसके हाथ कांप रहे हैं, उसकी सांसें भारी हैं और उसका शरीर हार मानने के करीब महसूस कर रहा है। दुश्मन उसकी कमजोरी नोटिस कर लेते हैं और जोर से चिल्लाते हुए उसकी तरफ दौड़ते हैं। खून से लथपथ और हवा अंदर खींचने की कोशिश करते हुए वो अपना सर उठाता है, लेकिन उसका विजन तेजी से धुंधला हो रहा है और उसकी ताकत पूरी तरह खत्म हो चुकी है। उसे लगा जैसे उसका दिल फटने वाला हो और जब उसने सांस छोड़ी तो ऐसा लगा जैसे कोई चाकू उसके मुंह की छत को खुरच रहा हो और आखिरकार वो गिर जाता है, हेल्पलेसली बैटलफील्ड की तरफ नीचे गिरते हुए, ये बता पाने में असमर्थ कि उसे जो टपक रहा था वो खून था या पसीना। और उसके सारे सेंसेस उसे एक ही बात बता रहे थे कि ये कोई ग्राफिक इफेक्ट नहीं बल्कि रियलिटी थी। लेकिन जैसे ही वो गिरता है, उसके आसपास ब्राइट होलोग्राफिक मैसेजेस दिखाई देते हैं। वो अनाउंस करते हैं कि हार्ट ऑफ द आयरन ब्लडेड मोनार्क के पावरफुल हिडन ट्रेट्स के साथ वेपन मास्टर, मास्टरफुल हैंड्स और कई दूसरे उसके अंदर जाग गए हैं। अचानक नई ताकत से भरकर वो सरप्राइजिंग फोर्स के साथ दुश्मन की लाइंस में क्रैश करता है और एक आखिरी डेस्परेट अटैक रिलीज करता है। फिर सब कुछ धुंधला हो जाता है क्योंकि वो ओवरपावर हो गया था। फिर सीन एक बिल्कुल ऑपोजिट लैंडस्केप में शिफ्ट होता है। एक छोटा क्लैटर्ड मॉडर्न रूम। एक आदमी अंधेरे में अकेला बैठा है जो सिर्फ उसके कंप्यूटर स्क्रीन की रोशनी में दिख रहा है, जो एक बड़ा गेम ओवर दिखा रहा है। ये हमारा प्रोटैगनिस्ट है, पार्क, जो फ्रस्ट्रेशन और डिसअपॉइंटमेंट के मिक्स के साथ अपनी कुर्सी पर पीछे झुकता है। उसका नाम एक वाइज लाइफ को सिंबलाइज करने वाला था। फिर भी वो हर दिन इस तंग कमरे में बिताता है, खाली कप्स, कचरे और अपने मॉनिटर की नीली चमक से घिरा हुआ। वो वीकडेज पर गेम खेलता था, वीकेंड्स पर भी नहीं, जबकि बाकी सब कड़ी मेहनत करते हैं। और जब उसने कुछ महीने पहले अपनी जॉब छोड़ी तो वो अपने कमरे में अकेला बंद हो गया और एक गेमिंग एडिक्ट की तरह रहने लगा। लेकिन फिर उसने ये बार बार करना शुरू कर दिया और प्योर 5 साल उसने एक सिंगल गेम पर फोकस किया है और अपने आसपास होने वाली लगभग हर चीज को इग्नोर किया है। वो मुश्किल से अपना कमरा छोड़ता है, वो अब रियल लाइफ का हिसाब भी शायद ही रखता है। वो गेम जिसे वो छोड़ नहीं सकता वो पंगीनिया है, जो 5 साल पहले इस प्रॉमिस के साथ थोड़ी देर के लिए पॉपुलर हुआ था कि अगर किसी ने गेम क्लियर कर लिया तो डेवलपर्स उसका एक सपना पूरा करेंगे। लेकिन उन्होंने इस फ्रेज को प्रमोट किया जो एक रिडिकुलस लाइन थी, और प्लेयर्स जिनके पास बहुत वक्त था उन्होंने क्यूरियोसिटी में इसे ट्राई किया, लेकिन वो अल्टीमेटली फेल हो गए। अब 5 साल बीत चुके हैं और किसी ने इसे क्लियर नहीं किया और प्लेयर काउंट सिग्निफिकेंटली गिर गया था। और अब अगर पार्क गेम में लॉग्ड इन नहीं है तो ये दिखाता है कि गेम के ऑनलाइन प्लेयर्स की संख्या 0 है।
ये गेम लॉन्च होते वक्त अपनी ब्रूटल डिफिकल्टी के लिए बदनाम था और पार्क को पुराने फोरम पोस्ट्स याद आए जो गुस्से से भरे थे और लोग उन बॉसेस को फेस करने के बाद क्विट कर रहे थे जिन्हें हराना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था, उन कंपेनियंस के साथ जो बिना वार्निंग के धोखा दे देंगे। और अगर ये काफी नहीं था तो गेम में नेम्ड एनपीसीज थे जो कैरेक्टर्स को इंस्टेंटली डिस्ट्रॉय कर सकते थे। इस गेम में मौत कैरेक्टर को हमेशा के लिए डिलीट कर देती है। घंटों, दिनों, हफ्तों या सालों की प्रोग्रेस सेकंड्स में गायब हो जाती है। उसका भरा हुआ एशट्रे उसे याद दिलाता है कि गेम की कम्युनिटी कितने लंबे समय से गायब है। वो अपने सबसे रीसेंट लॉस के बारे में सोचता है। एक और स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर हमेशा के लिए मिट गया। कैरेक्टर के साथ 5 साल की नॉन स्टॉप मेहनत और साथ ही 15 नोन यूनिक आइटम्स में से 8 का होना जो सब चले गए हैं, जिससे वो थका हुआ और खाली महसूस कर रहा है। लेकिन तभी उसकी स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन पॉपअप होता है और उसका ध्यान खींचता है। उसकी लेटेस्ट डेथ ने उसे वॉपिंग 1.6 मिलियन सोल पॉइंट्स दिलाए हैं, जो अब तक मिले पॉइंट से कहीं ज्यादा हैं। यहां तक कि सैकड़ों कैरेक्टर्स डिलीट करने पर भी वो इस अमाउंट के करीब कभी नहीं आया, टोटल में लगभग 80,000 पॉइंट्स। गेम में एक सोल पॉइंट सिस्टम था और गेम प्लेयर को उनके डेड कैरेक्टर की वैल्यू के हिसाब से सोल पॉइंट्स अवॉर्ड करता है, क्योंकि ये पॉइंट्स प्लेयर्स को टैलेंट्स खरीदने और अपनी अगली लाइफ स्ट्रॉन्गर स्टार्ट करने देते हैं। 1.66 मिलियन पॉइंट्स के साथ वो शुरुआत से लगभग हर चीज को बूस्ट कर सकता है। उसे पिछला वॉरियर याद आता है जिसे उसने स्वॉर्ड एबिलिटीज में 10,000 सोल पॉइंट्स के इन्वेस्टमेंट के साथ क्रिएट किया था और फिर वो मास्टर ऑफ स्वॉर्ड्समैनशिप टाइटल के साथ मर गया। फिर भी उस कैरेक्टर की सोल वैल्यू इसके मुकाबले बहुत छोटी थी, क्योंकि किसी भी टैलेंट की इन्वेस्टमेंट लिमिट 10,000 सोल पॉइंट्स थी। अब पार्क एक्चुअली प्रैक्टिकली हर चीज में इन्वेस्ट कर सकता है, और जबकि नॉर्मली लाका सेफ और प्रिडिक्टेबल मैजिक टैलेंट्स पिक करता, लेकिन इस बार वो अलग महसूस करता है, क्योंकि वो अब गेम बीट करने की उम्मीद नहीं करता, वो एक चांस लेने का फैसला करता है। वो रैंडम बटन दबाता है, बस मजे के लिए एक फाइनल कैरेक्टर क्रिएट करना चाहता है। वो बिना ज्यादा गहराई से सोचे चॉइस कंफर्म करता है। जैसे ही स्क्रीन लोड होती है, उसका दिमाग एक पेनफुल मेमोरी की तरफ चला जाता है। उसे याद आता है कि वो एक कॉफी शॉप में बैठा था, जबकि जिस औरत से वो प्यार करता था उसने शांति से उनका रिलेशनशिप खत्म कर दिया। उसने पॉइंट बाय पॉइंट एक्सप्लेन किया कि कैसे उसके पास कोई एम्बिशन नहीं है, कोई डायरेक्शन नहीं है और लाइफ के लिए कोई रियल प्लान नहीं है। उसकी बातें किसी भी इन गेम डेथ से ज्यादा चुभी और वो नहीं जानता था कि खुद को कैसे डिफेंड करे। उसके पास कहने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन उसने उसकी तुलना उनकी उम्र के लोगों से की जिनके पास पहले से ही अच्छी जॉब्स और स्टेबल लाइफ्स थी, और हर कंपैरिजन ने उसे सिर्फ छोटा महसूस कराया। उसकी डिसअपॉइंटमेंट उसकी आवाज और चेहरे पर साफ थी, जैसे कि वो अकेला था जो दुनिया के साथ कदम मिलाने में नाकाम रहा था। शर्म ने उसकी आंखों को फर्श पर झुका दिया, जबकि उस शांत कैफे में उसके आसपास सब कुछ बिखर रहा था, ऐसा लग रहा था। एक थकी हुई आह के साथ उसने उनके 5 साल के साथ को खत्म किया और अपने आखिरी लिव वेल के साथ चली गई, जो उसके अंदर बस रहे भारी अंधेरे के मुकाबले खोखा लग रहा था। वो वहां कैफे की ठंडी डल रोशनी में अकेला रहा, रियलिटी से अलग महसूस कर रहा था। उस पल ने रियल वर्ल्ड से उसका आखिरी कनेक्शन काट दिया और उसे भटकता हुआ छोड़ दिया, ये सोचने पर मजबूर कि क्या उसके पास कुछ बचा भी है। तो 3 महीने पहले कड़वाहट और निराशा से ड्रिवन उसने अपनी डेड एंड जॉब छोड़ दी और पूरी तरह से डिजिटल वर्ल्ड में एस्केप कर लिया, जो बाहर की किसी भी चीज से ज्यादा सेफ लगता था। अब अपनी स्क्रीन को घोरते हुए वो खुद से कहता है कि वो उस पैथेटिक वर्जन का होना बंद कर देगा जो वो था। अपने ह्यूज अमाउंट ऑफ सोल पॉइंट्स का यूज करके वो रैपिड स्पीड के साथ अपने कैरेक्टर को अपग्रेड करना शुरू करता है। स्क्रीन उसके चश्मे में तेज चमकती है, जैसे ही सिस्टम ने उसे बताया कि एक हिडन पीस एक्टिवेट हो गया है, जिसे पार्क तुरंत शॉक हो गया। जब वो सोच रहा था कि ये क्या था, ये पार्क को सिंगुलैरिटी नाम की किसी चीज के लिए रिक्वायरमेंट्स पूरी करने पर कॉन्ग्रेचुलेट करता है। इससे पहले कि वो रिएक्ट कर सके, गेम और उसके रूम के बीच की बाउंड्री टूट जाती है। मॉनिटर उसे आगे खींचता है। जैसे ही डिजिटल वर्ल्ड रियल बन जाता है, यूसे ब्लाइंडिंग क्रिम्सन लाइट के ब्लास्ट में घसीटते हुए वॉइड में कहीं एक मॉन्स्ट्रस आवाज दहाड़ती है, जो डिस्ट्रक्टिव पावर और डिवाइन गुस्से से भरी होती है। एक तेज कुचलने वाला दर्द उसके सर पर लगता है, उसे अपने घुटनों पर मजबूर कर देता है, क्योंकि उसका दिमाग ऐसा लगता है जैसे रीराइट किया जा रहा हो। आवाज ने उसे बताया कि वो सारे वर्ड्स जो उसने क्रिएट किए थे वो जलकर राख हो जाएंगे, क्योंकि वो एक विकेट गॉड था।
उसका शरीर फर्श पर गिर जाता है, ओवरवेलमिंग फोर्स से बेहोश होकर। अंधेरे कमरे में उसका मॉनिटर एक अजीब पल्स के साथ टिमटिमाता है, जो क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन के सेंटर में खड़े एक बीइंग के बारे में एक क्रिप्टिक प्रोफेसी दिखाता है। आखिरी मैसेज विश करता है कि वो पंजीनिया में अपनी खुशी ढूंढ सके। वो पसलियों पर एक जोर की चोट के साथ जागता है, जो उसे धूल भरी अनजान जगह में वापस होश में लाती है। एक कठोर ओवरसियर उसके ऊपर खड़ा है, धमकियां चिल्ला रहा है और उसे उठने या हाइड्रोगन के सामने फेंके जाने के लिए कह रहा है। हाइड्रोगन का जिक्र उसे फ्रीज कर देता है। वो उस नाम को गेम से जानता है। एक कोड़ा उसके पास चटकता है, लेकिन उसकी आंखें हॉराइजन पर फिक्स्ड हैं। वहां दूरी पर वो मैसिव मल्टी हेडेड मॉन्स्टर्स को देखता है, जिन्हें उसने स्क्रीन के जरिए हजारों बार हराया है। उन्हें रियल लाइफ में देखना उसे अंदर तक हिला देता है। एक और स्लेव उसे लाइन में धक्का देता है, अपने कैप्टर्स की सजा से डरकर, लेकिन वो मुश्किल से नोटिस करता है, क्योंकि उसका दिमाग दौड़ रहा है, ये समझने की कोशिश कर रहा है कि वो अपने कमरे से इस जलते हुए रेगिस्तान में कैसे पहुंच गया। एक हल्की गुर्राहट उसके गले से निकलती है जब उसका पैनिक धीरे धीरे फोकस्ड एनालिसिस में बदल जाता है। उसके आसपास सब कुछ पंजीनिया की दुनिया से बिल्कुल मैच करता है। वो इस जगह को बहुत अच्छी से जानता है। जैसे कि उसके रियलाइजेशन पर रिएक्ट करते हुए लड़के ने स्टेटस विंडो को पुकारा और हवा में एक होलोग्राफिक स्टेटस विंडो दिखाई देती है। उसकी आंखें फैल जाती हैं जब वो इसे पढ़ता है। ये इम्पॉसिबल को कंफर्म करता है। उसके सारे स्टार्टिंग स्टैट्स 12 पर मैक्स्ड हैं और हिडन ट्रेट्स की लिस्ट इनक्रेडिबली लंबी है। वो दूसरे स्लेव्स के बीच खड़ा है, आखिरकार ये एक्सेप्ट करते हुए कि वो फिजिकली गेम में एंटर कर चुका है। इंटरफेस स्टेडिली फ्लोट करता है, ये साबित करते हुए कि ये कोई हैलुसिनेशन नहीं है। वो नंबर्स को फिर से स्टडी करता है। 12 के स्टैट्स के साथ स्टार्ट करना पूरी तरह इम्पॉसिबल होना चाहिए, क्योंकि स्टैट्स 1 से 10 तक रेंज करने चाहिए इन्वेस्टेड सोल पॉइंट्स के बेसिस पर। जो और भी ज्यादा शॉकिंग था, वो 13 लेजेंडरी ट्रेट्स की लंबी लिस्ट थी, कुछ ऐसा जो लेवल 1 कैरेक्टर पर कभी एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। इससे पहले कि वो सब कुछ प्रोसेस कर सके, जमीन जोर से हिलने लगती है। उसके आसपास के वेटरन स्लेव्स हिलना बंद कर देते हैं। डर उनके चेहरों पर फैल जाता है। दूरी पर धूल का एक मोटा बादल उठता है, जो दिखाता है कि कुछ मैसिव आ रहा है। चीखें निकल पड़ती हैं जब डेजर्ट क्वीन की आर्मी आगे बढ़ती है, ह्यूज हाइड्रास पर सवार होकर। सबसे आगे स्नेक प्रिंसेस है। उसकी प्रेजेंस डेंजरस पावर रेडिएट कर रही है। जब वो अपने बीस्ट्स को कमांड करती है, वो उसे तुरंत पहचान लेता है, एक मेजर एनपीसी जिसके बारे में उसने गेम की लोर में अनगिनत बार पढ़ा है। बैटलफील्ड के ऊपर एक तेज घंटी की आवाज गूंजती है। एक नई विंडो दिखाई देती है जो एक मेन क्वेस्ट की शुरुआत अनाउंस करती है। मैसेज सिंपल लेकिन डरावना है, गेम और रियल वर्ल्ड दोनों में सर्वाइव करो या मर जाओ। पेनाल्टी उसके अंदर डर की एक लहर भेजती है, ठंडी और इंस्टिंक्टिव। आसमान काले तीरों की लहर से भर गया था, जो अनप्रोटेक्टेड स्लेव्स पर गिरने लगे। आदमी चिल्लाते हैं और गिर जाते हैं जैसे ही तीर लगते हैं, जबकि बाकी सब पैनिक करते हैं। लेकिन पार्क इनक्रेडिबली शांत था, सिचुएशन की शीर रियलिटी से ओवरवेल्म होकर। लेकिन तभी एक काम ब्लू एनर्जी उसे घेर लेती है। हार्ट ऑफ द आयरन ब्लडेड मोनार्क का एक्टिवेशन, जो एक लिंक्ड ट्रेट था, जो तभी दिखाई देता है जब हर फिजिकल टैलेंट मैक्स्ड आउट हो। पार्क जानता था कि ये थकान को रोकता है, उसके ऑफ गार्ड पकड़े जाने के चांसेस कम करता है और उसे सिचुएशन को तेजी से समझने देता है। उसकी आंखें रेत में पड़ी एक तलवार पर लॉक होती हैं। वो जानता है कि शांत खड़े रहने से वो मारा जाएगा। वो तेजी से मूव करता है, गिरते हुए शरीर को डॉज करता है और वेपन पकड़ लेता है। ब्लेड का वजन उसके हाथ में अजीब तरह से नेचुरल लगता है। जैसे ही वो उठता है, तलवार हल्का सा वाइब्रेट करती है, उसके अंदर की ताकत को रिस्पॉन्ड करते हुए। एक ओवरसियर पैनिक में उस पर अटैक करता है, लेकिन वो बिना किसी हेजिटेशन के स्ट्राइक ब्लॉक कर देता है। उसका काउंटर अटैक तेज और क्लीन है, आदमी को एक सिंगल मोशन में काट देता है। खून रेत पर गिरता है, लेकिन वो नहीं हिलता। उसकी बॉडी प्रिसिजन के साथ मूव करती है जैसे ही सिस्टम एक्टिवेट हुआ। एक बार फिर लड़के को बताते हुए कि उसका वेपन मास्टर का हिडन ट्रेट एक्टिवेट हो गया है और अब लड़का जानता था कि उसे क्या करना है। जैसे ही बैटलफील्ड उसके आसपास शिफ्ट हुआ, पार्क ने स्लेवर्स के एक ग्रुप को अपनी तरफ दौड़ते हुए नोटिस किया। केओस में एक अकेले सर्वाइवर को देखकर उन्होंने साफ किलिंग इंटेंट के साथ पास आते हुए गालियां दी। लेकिन इससे पहले कि उनके भारी वार लग पाते, पार्क पहले ही जा चुका था। उनके वेपन्स ने सिर्फ खाली हवा को काटा, उसे एक स्प्लिट सेकंड से मिस करते हुए।
उसकी बॉडी इंस्टिंक्ट पर मूव हुई, एक स्पीयर से बचते हुए जिसकी रेजर शार्प टिप ने उसके गाल को लगभग छू लिया था। जब उसकी उंगलियां वेपन के शाफ्ट पर बंद हुईं, फेमिलियरिटी का एक अजीब एहसास उसकी मसल्स में दौड़ गया। भले ही ये पहली बार था जब उसने रियल लाइफ में ऐसा वेपन पकड़ा था। अपने हिडन ट्रेट से फ्यूल्ड उसने तुरंत काउंटर किया, चुराई हुई स्पीयर को सीधा स्लेवर के आर पार कर दिया, एक वेटरन फाइटर की क्लीन प्रिसिजन के साथ। उसकी मूवमेंट्स उससे कहीं ज्यादा तेज और शार्प आ रही थी जितना वो कॉन्शियसली फॉलो कर सकता था, जिससे आसपास के दुश्मनों में पैनिक फैल गया क्योंकि उनके साथी गिर रहे थे। पार्क रेत पर एक फैंटम की तरह मूव किया, उसकी बॉडी स्मूथ डेडली एफिशिएंसी के साथ ट्विस्ट और स्ट्राइक कर रही थी जो नोविस के पास नहीं होनी चाहिए। एड्रेनलिन के रश के बावजूद उसने खुद को डिसबिलीफ में घूरते हुए पाया। ये वो एक्शंस थे जो उसने सिर्फ कीबोर्ड के जरिए किए थे। फिर भी अब उसकी बॉडी ऐसे एक्ट कर रही थी जैसे उसने सालों ट्रेनिंग की हो। एक और अटैक ने उसे वापस फोकस में लाया। उसने एक लीथल स्ट्राइक को पैरी किया जो उसका सर उड़ा देती, और जैसे ही उसने ऐसा किया उसके सेंसेस से एक अजीब धुंध उठ गई। उसका ऑब्जर्वेशन ट्रेंड एक्टिवेट हो गया, उसके अपोनेंट की बॉडी के अंदर बहती हुई माना की हल्की लाइंस दिखाते हुए। उसी समय एक सिस्टम मैसेज उसके दिमाग में गूंजा, उसे बताते हुए कि वो अब अटैक ट्रेजेक्टरीज को शुरू होने से पहले ही प्रिडिक्ट कर सकता है। इस नई क्लैरिटी के साथ वो मेले के बीच से आसानी से निकल गया। एक दुश्मन का ब्लेड उस जगह से बिना नुकसान पहुंचाए निकल गया जहां वो एक पल पहले था, और पार्क ने एक क्रशिंग काउंटर के साथ रिटेलिएट किया जिसने स्लेवर्स के गार्ड को शैटर कर दिया और ड्यूअल को इंस्टेंटली खत्म कर दिया। बिना एक पल गवाए उसने हवा से एक बैटल एक्स छीन लिया। उसकी स्टांस इंस्टिंक्टिवली एडजस्ट हुई, वेपन मास्टरी द्वारा गाइडेड, जिससे वो नए वेपन को परफेक्ट बैलेंस के साथ घुमा सका। उसके डाउनवर्ड स्ट्राइक ने एक दूसरे अटैकर के डिफेंस को क्रश कर दिया, स्लेवर को रेत पर घसीटते हुए भेज दिया। एक एक करके दुश्मन डर से पीछे हट गए क्योंकि उनका स्क्वाड बिखर गया था। उन्होंने एक स्लेव पर चार्ज किया था, सिर्फ ये रियलाइज करने के लिए कि बहुत देर हो चुकी है कि वो किसी ऐसी चीज का सामना कर रहे थे जो कहीं ज्यादा डेंजरस थी। लेकिन जैसे ही इमीडिएट थ्रेट्स में से आखिरी शांत हुआ, थकान पार पर एक दीवार की तरह लगी। उसकी सांसें भारी हो गईं, पसीना उसके चेहरे से बहने लगा जैसे ही एड्रेनलिन कम हुआ। उसकी बॉडी को उसकी लिमिट से बहुत आगे धकेला गया था, और उसके ट्रेट्स की ओवरवेलमिंग पावर उसकी सिंपल ह्यूमन स्टैमिना के साथ टकरा रही थी। बचे हुए स्लेवर्स हिचकिचाए एक अकेले आदमी को उनके प्योर स्क्वाड को रोकते हुए देखकर घबरा गए। एक ब्लू विंडो पार्क की आंखों के सामने दिखाई दी, उसे इन्फॉर्म करते हुए कि उसकी वेपन प्रोफिशिएंसी अननेचुरल रेट पर बढ़ रही थी। ये पहले ही लेवल 6 पर थी, कुछ ऐसा जिसे अचीव करने में ज्यादातर प्लेयर्स को हफ्ते लगते थे। लेकिन जब उसने अपने कांपते हुए हाथ को देखा तो वो सच्चाई समझ गया। लेजेंडरी स्किल्स का कोई मतलब नहीं था अगर उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ खत्म हो गई। बैटलफील्ड के उस पार देखकर और अभी भी वहां मौजूद सैकड़ों दुश्मनों को देखकर निराशा रेंगने लगी। सर्वाइवल इम्पॉसिबल लग रहा था। दूर एक थ्रोन रूम में जो लाल रोशनी में नहाया हुआ था, डेजर्ट क्वीन अपनी सीट पर आराम कर रही थी, जबकि उसके आसपास की हवा तनावपूर्ण और शांत थी। उसने अपने सामने झुके हुए फिगर इजाबेला स्नेक प्रिंसेस को स्टडी किया। उसकी एक आखिरी लाल आंख कोल्ड डिसअपॉइंटमेंट के साथ चमक रही थी। वो तेज आवाज में बोली, अपनी असली चिंता जाहिर करते हुए, अगर फील्ड एक्सपेडिशन का कोई विटनेस बचा तो उसके शहर को ब्लेम किया जाएगा। उस आउटकम को रोकने के लिए उसने इजाबेला को ऑर्डर दिया कि वो केल्ट्समैन डेजर्ट वापस जाए और हर बचे हुए स्ट्रैगलर को मिटा दे। जैसे ही इजाबेला जाने के लिए उठी, क्वीन ने एक आखिरी हुक ऑफर किया। अगर वो सफल होती है तो उसे बांधने वाले कर्ज को हटाने का वादा। इजाबेला के चेहरे पर शर्म और उम्मीद एक साथ चमकी, और क्वीन की वार्निंग उसके पीछे गुंजी जब वो गई, फेलियर मौत से बदतर किस्मत लाएगा। खुले आसमान के नीचे इजाबेला अपने मैसिव हाइड्रा के ऊपर खड़ी थी। हवा उसके काले बालों से गुजर रही थी जैसे ही उसने नीचे बैटलफील्ड का सर्वे किया। उसकी तेज आंखें कार्नेज को स्कैन करती रहीं जब तक कि वो एक लोन फिगर पर नहीं रुकी जो अभी भी खड़ा था। पार्क के पर्सपेक्टिव से वो सनलाइट से फ्रेम्ड एक डार्क सिलुएट लग रही थी जो स्केल्ड मसल्स के एक लिविंग माउंटेन के ऊपर थी। इजाबेला ने अपनी आंखें तंग की, दोनों नाराज और इंट्रिग्ड की एक मामूली स्लेव इनिशियल स्लॉटर से बच गया था। पार्क अपनी तलवार पर भारी बोझ डाले हुए था, खुद को सीधा रखने में मुश्किल से सक्षम था क्योंकि उसका आखिरी एड्रेनलिन बह गया था।
उसका विजन धुंधला हो गया और उसकी सांस कांपने लगी। लेकिन जैसे ही उसके पैर जवाब देने वाले थे, हवा में एक जानी पहचानी घंटी बजी और एक सिस्टम मैसेज दिखाई दिया। उसकी हेल्थ और माना पूरी तरह रिस्टोर हो गई थी, क्योंकि उसका लेवल बढ़कर लेवल 2 हो गया था। एनर्जी उसकी बॉडी में दौड़ गई, उसकी थकान को एक पल में साफ कर दिया। वो फिर से लंबा खड़ा हुआ, जरूरत पड़ने पर लड़ने के लिए तैयार। पास के स्लेवर्स उसकी अचानक रिकवरी से अनजान काम खत्म करने के लिए उसकी तरफ दौड़े। उनका अटैक कभी लैंड नहीं हुआ। हाइड्रा की पंच जमीन पर टकराने से पहले एक मैसिव शैडो उनके ऊपर से गुजरी, उन्हें एक सिंगल इम्पैक्ट में क्रश करते हुए। पार्क ने आवे और डर में ऊपर देखा। एरिया का असली बॉस आ गया था। इजाबेला अपने रॉकी पर्च पर आगे बढ़ी। उसकी प्रेजेंस ने ही उसके आसपास की हवा को फ्रीज कर दिया। पार्क के ग्रेट सेज ट्रेट ने उसे एनालाइज करने की कोशिश की, लेकिन सिस्टम ने सिर्फ एरर्स रिटर्न किए। उसने उसके लेवल 8 की एक झलक देखी, उसका दिल बैठ गया। पांगिनिया में लेवल 7 से ऊपर कुछ भी नेचुरल डिजास्टर माना जाता था। एक फोर्स जिसे आमतौर पर पूरी रेड टीम डील करती थी, ना कि एक अकेला बिगिनर। उसके सामने खड़ा होना कोई लड़ाई नहीं थी, ये सुसाइड था। एक ग्लिचिंग स्टेटस विंडो ने एक और डिटेल रिवील की। इजाबेला डेजर्ट क्वीन से जुड़े एक कर्स से सफर कर रही थी। पार्क की आंखें फैल गईं। ये वो लोड था जिसे वो अच्छी तरह जानता था, और यही उसका एकमात्र पॉसिबल एडवांटेज था। जब इजाबेला ने कोल्ड इंडिफरेंस के साथ उसे नीचे देखा, उसकी स्किल को एक्नॉलेज करते हुए लेकिन उसे मीनिंगलेस मानते हुए, उसका किलिंग इंटेंट फूट पड़ा। एक स्पेक्ट्रल स्नेक उसके पीछे बना। जैसे ही वो नजर से गायब हो गई, एक पल में वो ठीक उसके सामने फिर से दिखाई दी, उसकी लाइफ खत्म करने के लिए ब्लेड उठाए हुए। स्ट्राइक इतनी तेजी से आई कि धुंधली हो गई, लेकिन उस नैरो मोमेंट में, बस एक सेकंड के फ्रैक्शन में, पार्क ने अपनी तलवार नहीं उठाई। वो मुस्कुराया और डिफेंड करने के बजाय उसने शब्दों से उसका किलिंग ब्लो ब्लॉक कर दिया, एक सवाल चिल्लाते हुए कि क्या वो क्वीन के कर्स से आजाद होना चाहती है। ये इतना शॉकिंग था कि उसने उसके ब्लेड को उसके गले से इंचेस की दूरी पर फ्रीज कर दिया। इजाबेला की रोकी गई स्ट्राइक की शॉक वेव ने पार्क के बालों को पीछे उड़ा दिया। उसके ब्लेड का ठंडा किनारा उसके गले पर हल्का सा टिका हुआ था। वो फ्रोजन खड़ी थी, उसकी आंखें डिसबिलीफ से फैली हुईं। उसका मर्डरस कंपोजर उस सीक्रेट लोर के टुकड़े से बिखर गया जो उसने अभी रिवील किया था। एक भारी शांति उनके बीच बस गई। जैसे ही वो उसकी आंखों में घूरती रही, उसका किलिंग इंटेंट धीरे धीरे एक कांपती हुई क्यूरियोसिटी में बदल रहा था। पार्क ने अपनी आवाज स्टेडी रखी। जैसे ही उसने उसके कैरेक्टर से जुड़े हिडन लोर को सुनाया, कॉन्फिडेंट होके एक स्टार बैरर होने का दावा किया जो सितारों की किस्मत पढ़ सकता था। एब्सोल्यूट सर्टेनिटी के साथ उसने उसे वो चीज ऑफर की जो वो किसी भी और चीज से ज्यादा चाहती थी, क्वीन के कर्स को तोड़ने का तरीका। जिस पल उसने कर्स हटाने का जिक्र किया, इजाबेला की पुतलियां फैल गईं। उसकी नजर में बंद शक के बावजूद उसके अंदर उम्मीद टिमटिमाई। धीरे धीरे उसके पोस्चर से तनाव निकल गया। उसने अपना वेपन नीचे कर लिया, ये साबित करते हुए कि उसका रिस्की गैम्बल काम कर गया था। अंदर से पार्क ने चुपचाप सच्चाई को एक्नॉलेज किया। स्टार बैरर एक रेयर एनपीसी क्लास थी जो गेम के लेवल कैप को सरपास करने के लिए रिक्वायर्ड थी, और उस लोर के हिसाब से जो उसे याद था, इजाबेला सिर्फ एक स्टार बैरर की ब्लेसिंग से ही क्वीन के कर्स से बच सकती थी। उसने उसे ध्यान से देखा, उसके कंधों में छोटी सी कंपन नोटिस की, जैसे वो ये छुपाने के लिए संघर्ष कर रही थी कि वो आजादी कितनी बुरी तरह चाहती थी। उस पल में वो जान गया कि वो जीत गया है। उसकी डेस्परेशन ने उसे उसके शब्दों के लिए वल्नरेबल बना दिया था। उसकी हिचकिचाहट देखकर उसके अंदर कुछ अजीब सा हुआ, कुछ गर्व, कुछ गिल्ट। वही था जिसने उसका कैरेक्टर डिजाइन किया था। इजाबेला एक मेजर प्रोटैगनिस्ट बनने के लिए थी, एक फिगर जो दुनिया भर में घूमेगी और गेम की एंडिंग देखेगी। लेकिन क्योंकि उसका अपना रन एक अलग रीजन में शुरू हुआ, वो पीछे छूट गई, रेगिस्तान में एक क्रूअल नैरेटिव थ्रेड में फंसी हुई जिसे उसने खुद लिखा था। शांति तोड़ते हुए इजाबेला ने आखिरकार उसका नाम पूछा। उसकी आवाज अब नरम थी, शिकार को आंकने वाले शिकारी की कम और किसी पोटेंशियल सेवियर से बात करने वाले की ज्यादा। पार्क ने स्मूथली उस पर्सोना को अपनाया और खुद को रैंडोल्फ के रूप में इंट्रोड्यूस किया,
एक नाम जो उसके इन्वेंटेड रोल को सूट करता था। वो घूम गई, उसका लाल केप हवा में उड़ता हुआ, जब उसने अनाउंस किया कि उसका एग्जीक्यूशन पोस्टपोन कर दिया गया है। उसकी जिंदगी अभी के लिए बख्श दी गई थी, लेकिन उसने उसे वॉर्न करने के लिए तेजी से पीछे देखा कि धोखा उसे मौत से कहीं ज्यादा भयानक किस्मत दिलाएगा। अगर वो अपना वादा पूरा करने में फेल रहा तो उसे चीर देने का वादा किया। एक सिंगल कमांड के साथ उसने अपने ट्रूप्स को ऑर्डर दिया कि उसे एक ऑनर्ड गेस्ट की तरह ट्रीट करें। इंस्टेंटली उसका स्टेटस स्लेव से वीआईपी में बदल दिया। एक ब्लू सिस्टम विंडो उसके सामने चमकी, मेन क्वेस्ट 1 सर्वाइवल के कंप्लीशन को कंफर्म करते हुए, जिसके बाद कॉन्स्टलेशंस ऑफ फॉर्च्यून और बैटल से नोटिफिकेशंस और रिवॉर्ड्स की झड़ी लग गई। जिस पल एड्रेनलिन उससे निकला, उसके पैर जवाब दे गए और वो जमीन पर गिर गया, उस एब्सर्डिटी से ओवरवेल्म्ड होकर जो उसने अभी जी थी। एक और नोटिफिकेशन ने उसे इन्फॉर्म किया कि उसका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्कोर ग्लोबल हॉल ऑफ फेम में रिकॉर्ड किया जाएगा। वक्त बीता और सीन इजाबेला के महल के ठंडे चांदनी वाले टावर्स में शिफ्ट हो गया। अब बैटलफील्ड के खून और धूल से दूर एक लग्जूरियस बाथ में आराम करते हुए पार्क ने उस लूट को एग्जामिन किया जो उसे मिली थी। उनमें लेजेंडरी स्वॉर्ड ऑफ मशेला, एक हाई ड्रैगन की सोल, एक अल्ट्रा रेयर आइटम जो गेम की हिस्ट्री में सिर्फ एक बार दिखाई दिया था, और एक टूटा हुआ गोल्डन स्केल जिसके पास रियलिटी और पैंजीनिया को सिंक्रोनाइज करने की क्रिप्टिक एबिलिटी थी, शामिल थे। उसका शांत पल अब्रप्टली इंटरप्ट हो गया जब बाथ हाउस के दरवाजे खुले और 3 लाइटली ड्रेस्ड मेड्स अंदर आईं, चमकती हुई मुस्कान के साथ पास आते हुए। उनका काम उसे नहलाना था, ऑनर्ड गेस्ट्स के लिए एक नॉर्मल सर्विस, लेकिन उसके लिए एक टेरिफाइंग सिचुएशन। चौंक कर और इंटरनली पैनिक करते हुए उसने स्टिफली रिक्वेस्ट किया कि वो सिर्फ उसके पैर धोएं, एक स्टार बेरर के अलूफ परसोना को मेंटेन करने की कोशिश करते हुए। जब उन्होंने रगड़ा, उनके टच की क्लियर फिजिकल सेंसेशन ने उसे अक्यूटली अवेयर कराया कि ये दुनिया कितनी रियल हो गई है। उसने मेट्स को सटल नोइंग लुक्स एक्सचेंज करते हुए नोटिस किया। उसका पैरानोया बढ़ गया। वो इजाबेला की स्पाइस थीं जो उसे किसी भी इनकंसिस्टेंसी के लिए टेस्ट कर रही थीं। पार्क ने खुद को शांत रहने के लिए मजबूर किया, आंखें बंद किए हुए किसी ऐसे व्यक्ति की तरह एक्ट करने की कोशिश करते हुए जो सांसारिक इच्छाओं से अनटच्ड हो। तभी एक मेड अचानक हाँफ पड़ी। पार्क का दिल उछल गया, लेकिन वो एक ग्लोइंग ब्लू सिस्टम विंडो को घूर रही थी जो उनके बीच दिखाई दी थी। उसने हॉल ऑफ फेम रैंकिंग के साथ पैंजीनिया ब्रेकडाउन टाइटल्ड एक डिस्टर्बिंग काउंटडाउन देखने के लिए अपनी आंखें खोली। जैसे ही उसने नामों की लिस्ट स्कैन की, उसे शॉक लगा। उसने अपने नीचे रैंक्ड प्लेयर्स को पहचान लिया। उसके पुराने गिल्डमेट्स ग्रासिया और मिंट चॉकलेट को भी यहां समन किया गया था। सिस्टम ने फिर एक और मैसेज डिस्प्ले किया। क्योंकि वो सर्वाइवल क्वेस्ट में रैंक किया, लॉग आउट फीचर अब अनलॉक हो गया था। उसके थॉट्स तब डिरेल हो गए जब मेड ने उससे स्टार बेरर होने के बारे में सवाल किया। उसे ऑलमोस्ट ऑफ गार्ड पकड़ लिया। पार्क में अपना सर उसकी दिशा में घुमाया, शियर सरप्राइज से कैरेक्टर तोड़ने के करीब। डिटर्मिनेशन ने पैनिक की जगह ले ली जैसे ही उसने इम्प्लीकेशंस को रियलाइज किया। अगर वो लॉग आउट कर सकता था तो वो इस दुनिया से एस्केप कर सकता था, लेकिन एक वार्निंग पॉपअप हुई जिसमें कहा गया था कि जब वो चला जाएगा तो उसका कैरेक्टर गेम में वल्नरेबल रहेगा, और अगर कैरेक्टर मर गया तो वो भी मर जाएगा। फिर भी राहत की लहर उस पर छा गई। ये अभी भी एक मौका था। वो अब्रप्टली खड़ा हुआ, हर जगह पानी उड़ाते हुए, और मेट्स को जाने का ऑर्डर दिया ताकि वो सितारों के साथ कम्युनिकेट कर सके। कंफ्यूज्ड और क्लियरली स्केप्टिकल वो हिचकिचाएं, लेकिन इजाबेला की अथॉरिटी के बोझ ने उन्हें ओबीडियंस में धकेल दिया। एक बार दरवाजा बंद होने के बाद पार्क बाथ में गिर गया, राहत की एक लंबी आह भरते हुए। उसका कमजोर बहाना किसी तरह काम कर गया था। पानी में लहरों को घूरते हुए उसने आखिरकार माना कि वो हमेशा के लिए फंसे रहने से कितना डर गया था। इस नाइटमेयर से एस्केप करने की चुपचाप कसम के साथ वो आगे बढ़ा और लॉग आउट प्रेस किया। जैसे ही उसका होश उड़ गया, एक आखिरी ऑमिनस मैसेज दिखाई दिया। अगर आपका कैरेक्टर आपके जाने के दौरान मर जाता है तो आप रियलिटी में मर जाते हैं। सीन वापस रियल वर्ल्ड में स्नैप हुआ।
जिस पल पार्क को होश आया वो अपनी गेमिंग चेयर में सीधा हो गया, ठंडे पसीने में भीगा हुआ, किसी नाइटमेयर से जागने वाले की तरह हाँफ रहा था। उसके विंडो के बाहर सड़कों पर तेज क्रैश और चीखें गूंज रही थीं। कंफ्यूज्ड और कांपते हुए वो ये देखने के लिए चला कि क्या हो रहा था, लेकिन जो उसने देखा उसने उसे एब्सोल्यूट हॉरर में फ्रीज कर दिया। पैंजीनिया के मॉन्स्टर्स रियल वर्ल्ड में घूम रहे थे, सड़कों को चीर रहे थे और आग से निकल रहे थे जो पूरे शहर में लगी हुई थी। क्रीचर्स में से एक की चीख ने रात को चीर दिया। पार्क शॉक में पीछे लड़खड़ाया, अपने बेड पर गिर गया। जैसे ही वो मैट्रेस पर लगा, कुछ उसकी पॉकेट से फिसल गया, टूटा हुआ गोल्डन स्केल, और वो एक तेज चाइमिंग साउंड के साथ फर्श पर टकराया। कहानी वहीं से शुरू होती है जहां पहले खत्म हुई थी। एक टूटा हुआ गोल्डन स्केल एक शार्प चाइमिंग साउंड के साथ जमीन पर गिरा। उसका सांस अटक गया जब उसने उस गोल्डन फ्रैगमेंट को उठाया। वो एक सबूत जिसे वो डिनाई करना चाहता था। जैसे ही उसने अपने हाथ में उसका वजन महसूस किया, वो रियलिटी जिसे वो रेजिस्ट कर रहा था आखिरकार सामने आ गई। उसने जल्दी से यूज अपनी पॉकेट में डाल दिया। उसका दिमाग इस टेरिफाइंग इम्प्लीकेशन पर दौड़ रहा था कि डिजिटल वर्ल्ड सिर्फ फिजिकल वर्ल्ड में लीक नहीं हो रहा था, वो उसके साथ मर्ज हो रहा था। वो अपने कंप्यूटर की तरफ मुड़ा, थोड़ी सी नॉर्मलसी की उम्मीद करते हुए, लेकिन गेम का होम पेज गायब था और वहां इंक्वायरीज के बारे में एक एरर मैसेज आ रहा था। इससे पहले कि वो इसे प्रोसेस कर पाता, बाहर से एक चीख हवा को चीरते हुए आई और उसे वहीं जमा दिया। वो खिड़की की तरफ भागा और जो उसने देखा उससे उसका पेट खराब हो गया। एक बड़ा इंसेक्टॉइड मॉन्स्टर फ्लेम्स से निकल रहा था, अपने लेग्स को चाटते हुए, जब वो कई इनोसेंट ह्यूमंस को स्लैश कर रहा था। उसकी आंखें अननेचुरल भूख से चमक रही थीं। नीचे सड़क पर क्रीचर्स सिविलियंस की क्राउड को चीर रहे थे। पुलिस डेस्परेटली फायर कर रही थी, लेकिन उनकी गोलियां एक टावरिंग मैंटिस लाइक बीस्ट के आर्मर्ड हाइट से टकराकर वापस आ रही थीं। जबकि वो रीइंफोर्समेंट्स के लिए कॉल कर रहे थे इमरजेंसी सिचुएशन की वजह से, क्योंकि कई अनआइडेंटिफाइड मॉन्स्टर्स अपीयर हो गए थे। यहां तक कि पार्क का फोन डेस्क पर बज हुआ, कंटिन्यूअस इमरजेंसी अलर्ट्स के साथ वायलेंटली वाइब्रेट करते हुए। हर एक अलर्ट रीजन भर में अनआइडेंटिफाइड अटैक्स की वार्निंग दे रहा था। पार्क खिड़की से बाहर घोरता रहा, ये समझने में असार्थ था कि पैंगिनिया के मॉन्स्टर्स रियल वर्ल्ड को क्यों तबाह कर रहे थे। फिर एक मैसिव मैंटिस ने अपना सर उसकी तरफ मोड़ा। उनकी आंखें ग्लास के आर पार मिलीं, उसके मैंडिबल्स ट्विच हुए जैसे वो अगला शिकार उसे चुन रहा हो। उसके पैर जवाब दे गए और वो जमीन पर गिर गया। उसका चश्मा उसके चेहरे पर टेढ़ा हो गया। जैसे ही हम वो दोबारा देखते हैं, वो गोल्डन टूटा हुआ पीस नीचे गिर गया और पार्क सोचने लगा कि क्या रियलिटी और गेम के बीच की बाउंड्री सच में टूट गई है। लेकिन अचानक एक सिस्टम नोटिफिकेशन पॉपअप हुआ जो लड़के को बता रहा था कि जैसे जैसे गेम का डिस्ट्रक्शन बढ़ता है, रियलिटी और गेम के बीच की बाउंड्री कमजोर होती जाती है, और अगर डिस्ट्रक्शन प्रोग्रेस 10% से ज्यादा हो जाता है तो पहला गेट ओपन होगा, और प्रोग्रेस पहले से ही 7.6% पर था और तेजी से बढ़ रहा था। उसके चेस्ट में पैनिक होने लगा। उसके पास कोई वेपन नहीं था, कोई आर्मर नहीं था, रियल वर्ल्ड में खुद को डिफेंड करने का कोई तरीका नहीं था। उसकी नजर जमीन पर पड़े गोल्डन फ्रैगमेंट पर जम गई, जो उसकी अकेली पॉसिबल उम्मीद थी। आगे बढ़ते हुए लड़के ने उसे पकड़ने की कोशिश की, इस आइडिया को पकड़े हुए कि अगर गेम के मॉन्स्टर्स रियलिटी में आज़ादी से घूम रहे हैं तो शायद गेम में मिली चीज़ें रियलिटी में भी यूज़ की जा सकती हैं। ये सोचते हुए पार्क टेबल की तरफ भागा और एक पाउच देखा जो वहां मौजूद था, और जैसे ही उसने उसे खोला, उसने देखा कि ये उसका इन्वेंटरी था, जिसमें सॉर्ड ऑफ मशेला और हाइड्रैगन ही सोल शामिल थी। उसने ग्लोइंग रेड जेम को पकड़ा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। यहाँ कोई सिंपल डबल क्लिक मैकेनिक नहीं था। फ्रस्ट्रेशन बढ़ गई जब वो इंटरफेस को घूरने लगा, ये रियलाइज करते हुए कि उसे नहीं पता था कि मैनुअली किसी भी आइटम को कैसे एक्टिवेट किया जाए। लेकिन सिस्टम विंडो ने यह क्लैरिफाई किया कि ब्रोकन गोल्डन स्केल का फ्रैगमेंट रियलिटी और गेम के बीच सिंक्रोनाइजेशन अलाउ करता है, और इसे अपनी मर्जी से ऑन और ऑफ किया जा सकता है 24 आवर्स के रिमेनिंग टाइम के साथ। जैसे ही पार्क ने इसे एक्टिवेट करने के बारे में सोचा, एक छोटी फेरी पीछे अपीयर हुई और फिर सिंक्रोनाइजेशन शुरू हो गया 24 आवर्स की टाइम लिमिट के साथ, इससे पहले कि सिंक्रोनाइजेशन खत्म हो जाए, और अब वो रैंडोल्फ में बदल रहा था। उसी वक्त शहर की सड़कें धुएं, आग और खून का इन्फर्नो बन चुकी थीं। टूटी हुई सड़क पर लाशें बिखरी पड़ी थीं।
एक माँ केओस के बीच दौड़ रही थी, अपनी छोटी बेटी को पकड़े हुए, जैसे एक्सप्लोजन्स ने जमीन को हिला दिया था। बच्ची अपने पिता के लिए हेल्पलेसली रो रही थी और माँ, जिसकी सांस पहले ही फूल रही थी, ने प्रॉमिस किया कि वो जल्द ही वहां होंगे, जैसे वो उसे खींच रही थी। लेकिन तभी उनके ऊपर कुछ हुआ और एक गिरते हुए बिल्डिंग से कंक्रीट का एक टुकड़ा टूट गया। वो नीचे गिरा, सड़क पर टकराया। इम्पैक्ट ने छोटी लड़की को दूर गिरा दिया, जबकि उसकी मां मलबे के नीचे कुचल गई। खून औरत के सर से बह रहा था जब वो अपनी बेटी को भागने के लिए चिल्लाई। बिजनेस क्लोथ्स में एक यंग वुमन आगे बढ़ी। कांपते हुए उसने रोती हुई बच्ची को पकड़ा। मां, जो पहले ही अपनी ताकत खो रही थी, ने अजनबी से भीख मांगी कि वो उसकी बेटी को ले जाए और उसे बचा ले। आंखों में आंसू लिए ऑफिस वर्कर ने लड़की को क्रम्बलिंग रुइन से दूर खींचा, जैसे ही एक टावरिंग मैंटिस क्रीचर ने उन्हें खाने के लिए अपना मुंह खोला। बच्ची स्ट्रेंजर के बाहों में शील्डेड थी जब वो क्रीचर उस हेल्पलेस वुमन की तरफ गिरा, जब वो सोच रही थी कि क्या वो लोग ऐसे ही मरेंगे। लेकिन इससे पहले कि वो उस तक पहुंच पाता, एक शार्प ब्लेड हवा को चीरते हुए निकला, जैसे ब्लू लाइट की एक फ्लैश ने धूल को रोशन कर दिया। एक मैसिव सॉर्ड ने मॉन्स्टर को एक सिंगल स्ट्राइक में चीर दिया, उसे साफ 2 टुकड़ों में बांट दिया। जमीन पर हरा खून फैल गया, जैसे एक फिगर मलबे के बीच हैवी इम्पैक्ट के साथ लैंड हुआ। यंग वुमन जम गई, लड़की को जोर से पकड़े हुए, जब उसे रियलाइज हुआ कि वो जिंदा है, और वो न्यू कमर को घूरने लगी। एक आदमी जो आज के स्टैंडर्ड्स के कंपैरिजन में अजीब कपड़े पहने हुए था, फिर भी एक ब्लेड पकड़े हुए था जो सीधा फैंटेसी वर्ल्ड से निकला लग रहा था। उसका एक्सप्रेशन काम, फोकस्ड और डिस्ट्रक्शन के बीच इम्पॉसिबली कंपोज्ड था। इससे पहले कि वो बोल पाती, उसके पीछे की हवा बदल गई। धुएं के अंदर से एक बड़ा सर्पेंटाइन हेड आगे लपका। उसकी एक लाल आंख प्रेडेटरी भूख से जल रही थी। औरत ने वार्निंग देते हुए चिल्लाया, लेकिन वो पहले ही मूव कर रहा था। सिंक्रोनाइजेशन से उसके इंस्टिंक्ट्स तेज हो गए थे, मॉन्स्टर के पूरी तरह निकलने से पहले ही उसके पीछे के थ्रेट पर रिएक्ट करते हुए। एक फ्लूइड मोशन के साथ पार्क ने ऊपर की तरफ स्लैश किया, रेड एनर्जी के बर्स्ट के साथ मॉन्स्टर के अटैक को इंटरसेप्ट किया। क्रीचर लड़खड़ाते हुए पीछे हटा। पेवमेंट पर हरा खून फैल गया, जैसे वो वुमन जो बच्ची को पकड़े हुए थी, उसने इस इम्पॉसिबल सीन को होते हुए देखा। लेकिन वो लेडी अभी भी शॉक होने वाली थी, क्योंकि अब जो उसने देखा वो सीधा कॉमिक बुक से निकला था। क्योंकि हमारे लड़के के पीछे एक ड्रैगन था जिसके 9 सर थे और उसकी आंखें क्रिम्सन कलर में चमक रही थी। और बिना वक्त बर्बाद किए पार्क हाई ड्रैगन के 9 सरों में से एक पर कूद गया और लेडी की तरफ मुड़ा, उसे वहीं रुके रहने के लिए कहा। लेकिन दूसरी तरफ वो लेडी सोच रही थी कि क्या वो सपना देख रही है, क्योंकि जो उसने देखा वो सच नहीं हो सकता। लेकिन तभी वो बच्ची लेडी के हाथ से कूद गई और तुरंत अपनी मां की तरफ भागी, ये सोचते हुए कि क्या वो ठीक है। लेकिन अब उसने देखा कि हमारा लड़का 9 हेडेड ड्रैगन की मदद से शहर पर हमला करने वाले हर वाइल्ड क्रीचर को हरा रहा था। ये सोचते हुए कि वो कौन था या ऐसी जगह पर क्या कर रहा था, हमें पता चलता है कि मॉन्स्टर्स पूरी दुनिया में एक साथ अपीयर हुए थे और सिर्फ एक देश में नहीं। और जैसे ही वो अपीयर हुए, उन्होंने तुरंत लोगों को मारना और ह्यूमन सिविलाइजेशन को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया। हालांकि वो अकेले नहीं थे जो अपीयर हुए थे, और फिर भी ह्यूमैनिटी पूरी तरह डिफेंसलेस नहीं थी। कुछ इंडिविजुअल्स अवेकन हो गए थे, उन्हें सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ मिल गई थी, बिल्कुल पेंगिनिया के प्लेयर्स की तरह। एक सर्वाइवर की स्क्रीन पर ग्लीमिंग सूट ऑफ आर्मर फ्लैश हुआ, जो रियलिटी में गेम मैकेनिक्स की वापसी को सिंबलाइज कर रहा था। ये लोग उन मॉन्स्टर्स को काटने में सक्षम थे जो बुलेट से इम्यून थे, जैसे कि वो कुछ भी ना हो। दुनिया के दूसरे हिस्से में एक कैरिस्मेटिक प्लेयर टैंक के ऊपर खड़ा था, स्वॉर्ड ऊपर उठाए हुए, जैसे वो यूनिटी के नारों के साथ डरे हुए सिविलियंस को रैली कर रहा था। उसकी स्पीच काउंटलेस स्मार्टफोन्स पर लाइव ब्रॉडकास्ट हो रही थी, उसे ह्यूमैनिटी के सबसे अंधेरे वक्त में एक हीरो की तरह दिखा रही थी। और इसके साथ पार्क जान गया कि दुनिया तेजी से बदल रही थी। लेकिन जैसे ही सीन शिफ्ट होता है, हम किसी को देखते हैं जो लग्जरी अपार्टमेंट से ये ब्रॉडकास्ट देख रहा था। वो एक डार्क हेड आदमी था और उसने डिस्प्ले पर मजाक उड़ाया और प्लेयर को ब्रोकन गोल्डन स्केल के फ्रैगमेंट्स वेस्ट करने के लिए इडियट कहा। हम देखते हैं कि उसके हाथ में एक गोल्डन फ्रैगमेंट था, वो जिसे सिस्टम ने मैसेकर का बताया, जो एक टॉप टियर रैंकर था। और हमें पता चलता है
है कि अब ये कंफर्म हो गया था कि रियलिटी और गेम मर्ज होने लगे थे। वक्त के साथ पूरी जगह एक दुनिया में मर्ज हो सकती है और आने वाले केओस के जमाने में हर कोई कॉम्पिटिटर बन जाएगा और सिर्फ वही लोग इस एरा के प्रोटैगनिस्ट्स बनेंगे जो ज्यादा फ्रैगमेंट्स और ज्यादा पावर ऑब्टेन करेंगे, क्योंकि रैंकिंग जो 2 साल तक अनचेंज रही थी वो आखिरकार अपडेट हो गई थी और टॉप स्कोर 220 पॉइंट्स का absurd अमाउंट था। और हम ये भी देखते हैं कि मैसेकर 5th प्लेस पर था और 1st प्लेस पर रैंडोल्फ था और मैसेकर सोचने लगा कि क्या ये बंदा फैंटम था। हमें पता चलता है कि फैंटम को गोस्ट के नाम से भी जाना जाता था, क्योंकि किसी को उसका नाम नहीं पता, हर कोई उसे इन 2 निकनेम से बुलाता है। और फैंटम पहला इंसान था जिसने एनपीसी एक्सपीडिशन फॉर्म किया और उसने इसे डीमन रेल्म एक्सपीडिशन कहा, जैसे वो अकेला बना जो गेम के फाइनल क्लियर से ठीक पहले पहुंचा। और मल्टीपल कोशिशों के बाद भी ये कंप्लीट फेलियर में खत्म हुआ, लेकिन फिर भी फैंटम प्योर गेम का अनडिनाइबली नंबर 1 प्लेयर था। और क्योंकि उसका सबसे स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर समन होगा, इसका मतलब ये था कि रैंडोल्फ वही होना चाहिए जो एक्सपीडिशन फेल होने के मोमेंट पर गेम एंड करे, भले ही अपीयरेंस और इक्विपमेंट रीसेट हो गए हों। लेकिन पिछले कैरेक्टर के टैलेंट्स कैरी ओवर होते हैं, इसलिए मैसेकर ने सोचा कि उसे समझ आ गया कि रैंडोल्फ को इतना हाई स्कोर कैसे मिला। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि रैंडोल्फ वापस गेम में था, जैसे वो वार्म बाथ वाटर में पीछे लीन कर रहा था, अपनी चिन को रगड़ते हुए, जैसे वो अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस के थ्रेड्स को कनेक्ट कर रहा था। ये क्लियर हो गया कि रियलिटी में अपीयर होने वाले मॉन्स्टर्स गेम वर्ल्ड में प्लेयर्स के अराइवल को मिरर कर रहे थे। जैसे ही उसने अपनी आंखें बंद की, उसने डीमन रेल्म एक्सपीडिशन को याद किया, उसका नियर सक्सेसफुल रन जो अनएक्सपेक्टेड सैबोटाज से भरा था। याद आया एक लॉयल नाइट जो हार में घुटने टेके हुए था, गिरते हुए स्वॉर्ड से घेरा हुआ, उसके पास्ट फेलियर का एक हार्ट ब्रेकिंग सिंबल। लेकिन अब वो समझ गया, हायर्ड एनपीसी मर्सनरीज जिन्होंने अचानक इरैशनली एक्ट किया था, वो ग्लिचेस नहीं थे, वो दूसरे प्लेयर्स थे जो अपने खुद के एजेंडास के साथ गेम में समन हुए थे। ये रियलाइजेशन उसे हिट हुआ कि जो धोखा उसे मिला वो शायद किसी ऐसे का काम था जो फैंटम को अपना राइवल मानता था। रिन्यूड सेंस ऑफ अर्जेंसी के साथ बात से उठते हुए उसने जल्दी से खुद को सुखाया। लड़का जानता था कि अगर उसे पहले टारगेट किया गया था तो उसकी करंट रैंकिंग के साथ वो अब और भी बड़ा टारगेट था। शानदार पैलेस हॉल्स में चलते हुए उसने रीजन किया कि रियलिटी और गेम के बीच बाउंड्री कोलैप्स होने के साथ कोई भी सेफ जगह नहीं थी, ना तो गेम में और ना ही रियलिटी में। आगे बढ़ने का एक ही रास्ता सिंपल था, मर्ज कंप्लीट होने से पहले ओवरवेलमिंगली पावरफुल बनना। वो थ्रोन रूम में पहुंचा जहां इजाबेला रीगल कमांड में बैठी थी। उसने उसे एक पियर्सिंग गेज के साथ देखा और पूछा कि क्या वो अपना वादा पूरा करने के लिए तैयार है। पार्क ने कॉन्फिडेंट सर्टेनिटी के साथ जवाब दिया, लेकिन इससे पहले कि वो और कुछ कह पाती, उसने बोल्डली पहले अपनी शर्तें रखी। प्रिंसेस ने सोचा कि वो क्या थी और शॉकिंगली रैंडोल्फ ने डिमांड किया कि उसे सैंक्चुरी में एंट्री चाहिए। ये रिक्वेस्ट ऑडेशियस थी, उसके करंट लेवल को देखते हुए ऑलमोस्ट इनसेन थी, लेकिन उसने अपनी रीजनिंग एक्सप्लेन की। अगर पहला मेन क्वेस्ट सर्वाइवल था तो दूसरा क्वेस्ट क्लास ऑब्टेन करने के बारे में था और उसे सिर्फ कोई भी क्लास नहीं चाहिए थी, उसका एम सबसे टॉप पर था। तो उसने इजाबेला को बताया कि वो एक स्टार की लोकेशन जानता है जो सिर्फ वहां ऑब्टेन किया जा सकता है। तभी एक सिस्टम नोटिफिकेशन अपीयर हुआ और लड़का मुस्कुराया क्योंकि उसे क्लास ऑब्टेन करनी थी और रिवॉर्ड्स क्लास के रैंक पर डिपेंड करते हुए वैरी करते हैं। ये सैंक्चुरी में एक क्लास ऑब्टेन करनी थी और क्वेस्ट ऑब्टेन करते ही तुरंत खत्म हो जाता है। जैसे ही सीन शिफ्ट होता है, पैलेस के ठंडे पत्थर के फर्श पर लाशें बिखरी पड़ी थीं। वो गार्ड्स जो इजाबेला के रास्ते में खड़े थे अब टेढ़े मेढ़े और बेजान पड़े थे। उनका खून उनके नीचे जमा हो रहा था। इजाबेला ने बिना किसी पछतावे के अपना चेहरा साफ किया। उसके पीछे रैंडोल्फ था जो एक अनईजी साइलेंस में देख रहा था। वो हिल गया था ये देखकर कि उसने कितनी आसानी से पूरी स्क्वाड को मार दिया था। ये जानते हुए कि उससे ज्यादा रिलायबल एलाई कोई नहीं है, सीन कुछ घंटे पहले शिफ्ट होता है जहां हम देखते हैं कि रैंडोल्फ ने इजाबेला को बताया कि स्टार वहां मौजूद था और हमें पता चलता है कि लड़के को 4th स्टार के बारे में बाय चांस पता चला था जब वो अपना पिछला कैरेक्टर रेस कर रहा था और वो शायद अकेला प्लेयर था जो इसकी प्रिसाइज लोकेशन जानता था, क्योंकि उसने लड़की को बताया कि स्टार्स की ब्लेसिंग से कर्स को हटाने के लिए उसे ये ऑब्टेन करना ही होगा।
लेकिन इज़ाबेला ने उसे बताया कि सैंक्चुरी कोई ऐसी जगह नहीं थी जहां कोई भी एंटर कर सके। अगर किसी को पता चला कि लेडी चुपके से किसी को अंदर लाई थी तो चीजें अच्छी नहीं होंगी। लेकिन रैंडॉल्फ ने उसे ये कहकर मना लिया कि वक्त नहीं था और उसे ध्यान से सोचना चाहिए, क्योंकि डेजर्ट छोड़ने का ये उसका आखिरी चांस था। वापस प्रेजेंट में हम देखते हैं कि पार्क जानता था कि अगर वो पहले उसे मनाता नहीं तो उसका खुद का सर बाकियों के साथ पड़ा होता। उसकी सोचें तब रुक गईं जब इज़ाबेला एक बड़े मनहूस दरवाजे के सामने रुक गई। उसने अनाउंस किया कि ये उनकी डेस्टिनेशन थी और एक सीधी नीचे घुटन भरे अंधेरे में जा रही थी जिसे होली ग्राउंड कहा जाता था। एक सिस्टम वार्निंग पार्क के सामने आई, जगह को डेजर्ट के हिडन सैंक्चुरी के रूप में आइडेंटिफाई करते हुए, और पार्क क्लियरली जानता था कि उसका लेवल अंदर के पॉइजन से सर्वाइव करने के लिए आसपास भी नहीं था। सिस्टम ने उसे बताया कि रेकमेंडेड लेवल 8 था, और क्योंकि वो एरिया पॉइजन और डिमोनिक एनर्जी से ओवरफ्लोइंग था, लड़के के लिए एंट्री एडवाइज्ड नहीं थी। फिर भी जो पर्पल मैज़मा उनके चारों तरफ घूम रहा था, उसने उसे बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाया। उसके बॉडी से फिसल गया जैसे किसी इनविजिबल बैरियर ने उसे रोक दिया हो। उसके जायंट्स डीमन रेजिस्टेंस ने उसे इम्यून बना दिया था और उसने चुपचाप अपने अगले मूव को कैलकुलेट किया। एक लेवल 2 प्लेयर को यहां कभी कदम नहीं रखना चाहिए, लेकिन इज़ाबेला की ओवरवेलमिंग स्ट्रेंथ के साथ एक्सप्लोरेशन सब क्वेस्ट को क्लियर करना सिंपल होगा। फिर भी जैसे ही उसका पैर पहली सीढ़ी पर पड़ा, उसका एक्सप्रेशन सख्त हो गया। वो यहां सिंपल एक्सप्लोरेशन के लिए नहीं था। जो मेन क्वेस्ट उसके सामने मंडरा रहा था, वो डिमांड कर रहा था कि वो एक क्लास ऑब्टेन करे, और वो जानता था कि क्लास का टियर पूरी तरह से सैंक्चुरी के अंदर उसके एक्शंस पर डिपेंड करेगा। उसके एम्बिशंस ऑर्डिनरी प्रोफेशन से कहीं आगे थे। वो किसी बहुत रेयर चीज का एम कर रहा था, मिस्टीरियस वंस में से एक। इससे पहले कि वो और नीचे जा पाता, इज़ाबेला ने चट्टान की तरफ देखा। वो बस मुस्कुराई, ये सोचते हुए कि स्टार बैरर ने गलत रास्ता ले लिया है। लेकिन जैसे ही वो मुड़ी और जाने लगी, लड़के ने उसके कंधे पकड़ लिए। ये सोचते हुए कि वो कहाँ जा रही थी, इज़ाबेला ने घबराकर स्माइल किया, रैंडोल्फ को बताते हुए कि आगे का ब्रिज एक ट्रैप था और नीचे की हवा का बहाव किसी को भी उड़ा ले जाने के लिए डिजाइन किया गया था जो बिना जाने उसे क्रॉस करे। लेकिन इससे पहले कि लड़की अपनी बात खत्म कर पाती, रैंडोल्फ ने सोचा कि क्या वो ऊंचाई से डरती है। इस बात ने लेडी की नस दबा दी, जैसे वो घबराकर मुड़ी और लड़के को बताया कि वो कुछ नहीं जानती, जिसे उसकी डिक्शनरी में डर कहा जाता है। लेकिन लड़का लगातार उसे कॉल आउट करता रहा, उसे डरपोक और पता नहीं क्या क्या कहता रहा। लेकिन लेडी लड़के को बताती रही कि ब्रिज के ट्रैप होने के चांसेस हाई थे और कन्वीनियंटली उसे अभी अपने पैर में क्रैम्प आ गया था, तो उसे सेफ रूट चेक करना चाहिए। लेकिन ये सुनकर रैंडोल्फ नीचे झुका और इज़ाबेला को अपनी पीठ पर आने के लिए कहा। लड़की इससे इतनी फ्लस्टर्ड हो गई कि उसने पूछा कि क्या लड़का मरना चाहता है। लेकिन रैंडोल्फ ने शांति से सोचा कि क्या इज़ाबेला को क्रैम्प नहीं था, और क्योंकि वक्त नहीं था, उसे जल्दी ऊपर आना होगा, क्योंकि मरे हुए वॉरियर्स कुछ ही पलों में जिंदा हो जाएंगे। और जब भी प्रिंसेस के कैसल में ना होने का शक होगा तो क्वीन की परस्यूट टीम आ जाएगी। तो उनका वक्त बर्बाद करने के बजाय लड़के के लिए उसे कैरी करना बेहतर है, भले ही लेडी शर्मा रही थी। वो जानती थी कि लड़का सही था, रैंडोल्फ के कंधों पर चढ़ते हुए, जबकि वो अपने सो कॉल्ड क्रैम्प्ड पैर को कोस रही थी। लेकिन लड़के ने उसे कस के पकड़ने को कहा। जैसे ही दोनों ने इधर उधर कूदना शुरू किया, और अचानक स्नेक प्रिंसेस ने नोटिस किया कि रैंडोल्फ ब्रिज के बजाय गलत रास्ते पर खाली वॉइड की तरफ जा रहा था। और अब लड़की चीखने लगी, सोचते हुए कि रैंडोल्फ ऐसा क्यों कर रहा था। लेकिन लड़की की किसी भी वार्निंग पर ध्यान ना देते हुए रैंडोल्फ सीधा हवा में कूद गया, जबकि उसने म्यूटेंट का अपना हिडन ट्रेट एक्टिवेट किया, जिसमें ऐसी शक्तियां थीं जो इंसान को वो सभी राज देखने देती थीं जो इंसानी आंखों से इनविजिबल थे। और हम देखते हैं कि वॉइड में एक सीक्रेट सीढ़ी थी और वहां एक इनविजिबल रास्ता मौजूद था। जैसे ही इज़ाबेला शॉक थी, रैंडोल्फ ने उसे बताया कि ये असली रास्ता था, और वो सोचने लगी कि एक मामूली कॉमनर एक ऐसे रास्ते के बारे में कैसे जानता था जिसके बारे में वो भी नहीं जानती थी। और इस सैंक्चुरी में भी जो पॉइजन और डिमोनिक एनर्जी से भरा हुआ था, रैंडोल्फ सांस लेने के लिए भी नहीं हाँफ रहा था। और वो जानती थी कि सिर्फ स्टार बैरर होने के लिए ये कुछ ज्यादा ही अजीब चीजें हो रही थी।
लेकिन इससे पहले कि लेडी आगे सोच पाती, रैंडॉल्फ मोड़ा और इज़ाबेला को एक्रोफोबिया होने के लिए चिढ़ाने लगा। प्रिंसेस शॉक थी कि रैंडॉल्फ उसके सामने इतना रिलैक्स्ड एक्ट कर रहा था, और ये सिर्फ कोई कॉन्फिडेंस नहीं था जो स्ट्रांग होने से आता है, और ये ऐसा था जैसे रैंडॉल्फ किसी पुराने दोस्त का स्वागत कर रहा हो जिसे उसने सालों से नहीं देखा था। अब और बर्दाश्त ना करते हुए उसने उसकी आंखों में देखा और वो सवाल पूछा जो उसे परेशान कर रहा था कि क्या वो पहले मिल चुके हैं। पार्क ने पहले इसे इग्नोर किया, लेकिन फिर उसने लेडी को बताने का फैसला किया कि वो एक ही जगह पर मिले हैं। लेकिन भले ही लड़के ने उसे देखा था, स्नेक प्रिंसेस ने उसे कभी नहीं देखा था। जैसे ही वो दोनों सीढ़ियों के एंड तक पहुंचे, उनके चारों तरफ रोशनी फैल गई, और जब वो धुंधली हुई तो उन्होंने खुद को एक शांत घास वाली पहाड़ी पर लेटा हुआ पाया, नीचे की खाई से बहुत दूर। पार्क ने एक्सप्लेन किया कि वो एक डोमेन बैरियर से गुजरे थे, एक मैजिकल फिल्टर जो ट्रू सैंक्चुरी को किसी भी ऐसे शख्स से छुपाने के लिए डिजाइन किया गया था जो वहां पहुंचने के लायक नहीं था। जैसे ही फूलों की पंखुड़ियां पहाड़ी पर धीरे से उड़ने लगी, उसका एक्सप्रेशन तेज हो गया। उसकी गेम की यादें उसे वार्न कर रही थीं कि किसी भी मोमेंट कुछ शुरू होगा। वो इंस्टिंक्ट कंफर्म हो गया जब उनके सामने चट्टान के अंदर गहराई में एक अकेली लाल आंख खुली और एक एंशिएंट मैकेनिकल मैलिस के साथ चमक उठी। अंधेरे से बड़े पत्थर के आकार हिलने लगे। एक एक करके उनकी आंखें अंधेरे में जलते हुए कोयले की तरह जल उठीं। एक बड़ा गोलम जमीन से उठा, उसका मोल्टन कोर उसके चेस्ट में एक मिनिएचर सन की तरह धड़क रहा था। पार्क ने तुरंत क्रीचर को असेस किया, उसके चेस्ट पर खुदे हुए रून को एक अपर टियर गार्डियन के मार्क के रूप में पहचानते हुए, जो इतना स्ट्रांग था कि उसे तुरंत मार सकता था। खतरे के बावजूद वो एक कॉन्फिडेंट ग्रिन के साथ इज़ाबेला की तरफ मुड़ा, उसे चिढ़ाते हुए कि क्या उसका सपोज्ड लेग क्रैम्प लड़ाई के लिए काफी ठीक हो गया था। उन सभी पत्थरों से परेशान होकर स्नेक प्रिंसेस ने रैंडॉल्फ को बस चुप रहने और देखने के लिए कहा, जबकि हम देखते हैं कि कई रॉक गोलम्स डुओ की तरफ भागने लगे, इज़ाबेला को अपनी पूरी ताकत से पंच करने के लिए तैयार होते हुए। लेकिन लेडी बिना किसी डर के खड़ी थी और वो बस मुस्कुरा रही थी, जैसे वो मॉन्स्टर पर रेड लाइटनिंग की फ्लैश की तरह टूट पड़ी, गोलम की बॉडी पर हर वीक पॉइंट को ओवरवेलमिंग स्पीड और प्रिसिजन के साथ स्ट्राइक करते हुए। बड़ा ढांचा हमले के बीच में कांप उठा, उसका रॉकी फ्रेम इम्पॉसिबली फास्ट हमले के नीचे टूट रहा था। पार्क ने एक सैटिस्फाइड स्माइल के साथ ऑब्जर्व किया, एक बार फिर से एक टैंक टाइप मॉन्स्टर पर असैसिनेशन क्लास की absurd एफिशिएंसी को देखकर हैरान था, जिसके लिए एक फुल रेड पार्टी की जरूरत होनी चाहिए थी। भले ही पार्क ने कैरेक्टर खुद बनाया था, फिर भी ये उसके लिए absurd था, क्योंकि ये वही था जो एक लेवल 8 का असली मतलब था, और ये वही ताकत थी जो उसके पास थी। गोलम रिकवर होने से पहले ही चमकते हुए टुकड़ों में बिखर गया, स्टैट्स में शेयर डिफरेंस को बर्दाश्त करने में असमर्थ। जैसे ही धूल जमी, पार्क के सामने एक ब्लू सिस्टम विंडो अपीयर हुई, उसे एक नए ऑप्शन के साथ सरप्राइज करते हुए गोलम मेकर क्लास। पार्क को रियलाइज हुआ, क्योंकि वो साथ ट्रैवल कर रहे थे, इज़ाबेला का किल उसे भी क्रेडिट किया गया था। पार्क ने इस पर ध्यान से विचार किया। समनर टाइप क्लासेस रेयर और एक्सट्रीमली वर्सेटाइल थीं, और इतनी जल्दी एक ऑब्टेन करना कुछ ऐसा था जिसका ज्यादातर प्लेयर्स सिर्फ सपना देख सकते थे। लेकिन उसने बिना किसी हिचकिचाहट के डिक्लाइन बटन दबा दिया। वो यहाँ हाइप टियर प्राइस के लिए इतनी दूर नहीं आया था, उसका टारगेट कहीं ज्यादा ऊंचा था। इससे पहले कि विंडो गायब होती, जमीन फिर से हिल गई। डार्क पर्पल शैडोज धुएं की तरह जमीन से रिसने लगी, मुड़ते हुए और ओमिनस एनर्जी के एक वॉर्टेक्स में इकट्ठा होते हुए। इज़ाबेला ने तुरंत बदलाव महसूस किया और अपने डैगर को उठाते हुए घूमी, पिछले गार्डियन से कहीं आगे के खतरे को सेंस करते हुए। स्वर्लिंग एनर्जी कंडेंस हो गई, एक मैसिव सिलुएट बनाते हुए जो पहले के गोलम्स को छोटा दिखा रहा था। एक सिस्टम मैसेज सैंक्चुरी में गूंज उठा, एंशिएंट किंग के अवेकनिंग को अनाउंस करते हुए, माउंटेन का ट्रू मास्टर जो नेमलेस स्टार के नीचे दफन था। पार्क ने अपनी नजर उनके ऊपर के अंधेरे की तरफ उठाई, क्योंकि ये वही एंटिटी थी जिसके लिए वो आया था। एक बड़ा सर्पेंटाइन हेड शैडो से उभरा, उसकी पर्पल आईज डिवाइन अदरवर्ल्डी पावर के साथ जल रही थीं। पार्क और इज़ाबेला एक साथ खड़े थे, एंशिएंट किंग ड्रामैट के मैजेस्टिक और टेरिफाइंग फॉर्म का सामना करते हुए छोटे फिगर्स। एपिसोड 5 की शुरुआत वहीं से होती है जहां पिछला एपिसोड खत्म हुआ था।
एक कोलोसल सर्पेंटाइन हेड शैडोज से बाहर निकला, जिसकी पर्पल आईज डिवाइन अर्थवर्ल्डली पावर के साथ बर्न कर रही थीं। पार्क और इजाबेला साइड बाय साइड खड़े थे, टाइनी फिगर्स जो एंशिएंट किंग ड्रामट के मजेस्टिक और टेरिफाइंग फॉर्म को फेस कर रहे थे। एक फाइनल वार्निंग पार्क के विजन में ब्लाइंडिंग रेड कलर में फ्लैश हुई, जो डिक्लेयर कर रही थी कि उसका लेवल एक चैलेंज के लिए कैटास्ट्रोफिकली इनसफिशिएंट था, जो लेवल 10 के लिए बना था। फिर भी वो सीधा आगे घूरे जा रहा था, अनवेवरिंग। एंशिएंट किंग का क्रशिंग ऑरा पार्क पर एक फिजिकल वेट की तरह गिरा, उसके लंग्स से हवा निकाल दिया और उसे मोमेंटरीली ब्रेथलेस छोड़ दिया। उनके ऊपर काफी हाई वो कोलोसल माउंटेन गार्डियन स्काई में कॉइल कर रहा था और उसका बॉडी इतना इमेंस था कि उसने सन को इक्लिप्स कर दिया। खुद को कंपोज रखने की कोशिश करते हुए पार्क ने इजाबेला को एक शेकी स्माइल दी, लेकिन वो लेडी सोचने लगी कि क्या वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि वो उस स्केल की चीज से अकेले फाइट करे। लेकिन लड़के ने एक्सप्लेन करना शुरू किया कि स्नेक प्रिंसेस को वरी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस बावजूद कि माउंटेन गार्डियन कैसा दिखता है, वो एक्चुअली काफी जेंटल था और वो कभी पहले अटैक नहीं करता। लेकिन सेंटेंस कंप्लीट होने से पहले ही सर्पेंट ने डेवास्टेटिंग फोर्स के साथ लैश डाउन किया, अर्थ को शैटर करते हुए और उसके कैजुअल टोन के पीछे के झूठ को एक्सपोज करते हुए। इजाबेला जमीन पर फ्लंग हो गई और सिर्फ इसलिए बची क्योंकि उसके इंस्टिंक्ट्स ने उसे लास्ट पॉसिबल सेकंड पर डिस्ट्रक्शन से दूर कर दिया था। पार्क डेब्रीज के बीच ऑकवर्ड ग्रिन के साथ फ्रोजन खड़ा था, ये रियलाइज करते हुए कि वो गार्डियन जिसे वो ऑलमोस्ट जेंटल याद करता था, वो वैसा बिल्कुल नहीं था। इजाबेला की ग्लेयर डिसबिलीफ और फ्यूरी से बर्न कर रही थी। उसका एक्सप्रेशन शॉक्ड आउटरेज और मर्डरस इंटेंट के बीच टॉन था, उस डिसेप्शन के लिए जो उसने उसे बताया था। वो सर्पेंट को जेन्युइन कंफ्यूजन में देख रहा था, ये सोचते हुए कि उसके पास रन्स का वाइज और कोऑपरेटिव गार्डियन एक बिजर्क मॉन्स्टर में क्यों बदल गया था, जो उन दोनों को क्रश करने पर तुला था। लेकिन इजाबेला चिल्लाई, ये पूछते हुए कि क्या वो स्नेक रैंडोल्फ को फ्रेंडली लग रहा था। लेकिन तभी एंशिएंट किंग की हिस सैंक्चुअरी में रिवर्बरेट हुई, जब उसने कॉम्बैट के थ्रू उनकी क्वालिफिकेशन का प्रूफ डिमांड किया। इजाबेला उस पर चिल्लाई, एक्सप्लेनेशन डिमांड करते हुए कि उसे क्यों टारगेट किया गया जबकि वो सैंक्चुअरी को चैलेंज नहीं कर रही थी। लेकिन स्नेक ने तुरंत उसे बताया कि उसने उसके सेंटेंस को डिफीट किया था और अब वो अपना इंटेंट डिनाई कर रही थी। अब इजाबेला को रियलाइज हुआ कि क्या हुआ था और स्नेक ने उसे बताया कि अगर वो खुद को प्रूव नहीं कर सकती तो वो कभी जिंदा वापस नहीं जाएगी। वहां एक और कैटास्ट्रोफिक स्ट्राइक हुई जिसने उसे लाइफ और डेथ के बीच एक फ्रेंटिक डांस करने पर मजबूर कर दिया। हर अटैक उसे एग्जॉशन के करीब ले जा रहा था। वो इंस्ट्रक्शंस के लिए चिल्लाई जबकि पार्क मेंटली स्क्रैम्बल कर रहा था, ये समझने के लिए कि टाइमलाइन चेंज क्यों हुई थी। तभी उसे एक रियलाइजेशन लाइटनिंग बोल्ट की तरह हिट किया। उसे ड्रामेट का डीपेस्ट लोर याद आया, वो एन्चेंटेड बीस्ट जो स्टार की स्पिरिचुअल एनर्जी कंज्यूम करके वाइज बना था। अपनी प्रीवियस लाइफ में उसने इस सैंक्चुअरी को विलहेल्म का यूज करके क्लियर किया था, एक कैरेक्टर जो पहले ही लेवल 10 पहुंच चुका था और 5 स्टार्स पाकर मॉर्टल लिमिट को ट्रांसेंड कर चुका था। ड्रामेट ने विलहेल्म की ओवरवेलमिंग पावर को रिकॉग्नाइज किया था और उसे डायरेक्टली रिवॉर्ड तक गाइड किया था। सच सिंपल और क्रूअल था। ड्रामेट स्ट्रेंथ की रिस्पेक्ट करता था, जो भी उससे वीक था वो प्रे से बढ़कर कुछ नहीं था। पार्क ने फ्रस्ट्रेशन में अपना थंब बाइट किया। लेवल 2 पर गार्डियन उसे फूड की तरह देख रहा था। मीनवाइल इजाबेला को एक रैग डॉल की तरह टॉस किया जा रहा था। सर्पेंट की ओवरवेलमिंग फोर्स ने उसे मिट्टी पर स्केट करवा दिया। सैंक्चुअरी का पॉइजन भी फाइनली अपना असर दिखा रहा था। उसके लंग्स और मसल्स के अराउंड टाइटन होते हुए हर मूवमेंट को पेनफुली स्लो बना रहा था। वो लेडी कंटिन्यूअसली सोच रही थी कि क्या इस जगह पर कदम रखना स्टार बियरर की बात सुनने के बाद एक गलती थी।
जैसे ही फाइनल लीथल ब्लो इजाबेला की तरफ डिसेंड हुआ, एक शार्प कमांडिंग वॉइस ने बैटलफील्ड को कट किया, बीस्ट को हॉल्ट करने का ऑर्डर देते हुए। उसके कंप्लीट डिसबिलीफ पर वो इनॉर्मस सरपेंट मिड स्ट्राइक में फ्रीज हो गया। उसकी मैसिव एंशिएंट गेज पार्क की तरफ मुड़ी, सस्पिशन के साथ नैरो होते हुए, क्योंकि क्रीचर सोच रहा था कि उसे सरपेंट का ट्रू नेम कैसे पता था। पार्क प्रैक्टिस्ड कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ा, किसी ऐसे शख्स की तरह जो एग्जैक्टली जानता था कि क्या कहना है। जैसे ही उसने बोल्डली क्लेम किया कि स्नेक का मास्टर विलहेल्म, वो ट्रांसेंडेंट बीइंग जिसे ड्रैमट ने कभी एब्सोल्यूट लॉयल्टी के साथ सर्व किया था, वो वापस आ गया है। गार्डियन हेजिटेट हुआ, क्योंकि वो अपने सामने खड़े वीक ह्यूमन को उस लेजेंडरी हीरो के साथ रेकंसाइल करने की कोशिश कर रहा था जिसे वो याद करता था। वो हेजिटेशन एक डीप अर्थ शेकिंग लाफ्टर में बदल गई, जिसने जमीन को ट्रेम्बल कर दिया। बीस्ट ने उसका मजाक उड़ाया, पॉइंट आउट करते हुए कि वो बाहर के स्टोन गोलम से भी ज्यादा वीक था, विलहेल्म को डिफाइन करने वाली ट्रांसेंडेंस के आसपास भी नहीं। उसे विलहेल्म याद था, और वो ये भी जानता था कि उस आदमी ने डीमन रेल्म एक्सपीडिशन फेल कर दिया था। उसकी डेथ एब्सोल्यूट थी। पार्क के उसके डेड मास्टर के सपोज्ड इम्पर्सनेशन से गुस्सा होकर ड्रैमट ने उसे पूरा निगलने के लिए अपना जबड़ा खोला। फिर भी पार्क नहीं हिला। उसने अननेचुरल स्टिलनेस के साथ अपना ग्राउंड होल्ड किया। गिड़गिड़ाने के बजाय उसने एक सिंगल फ्रेज बोला, सरपेंट को उस कॉन्ट्रैक्ट और ऑनर करने का कमांड देते हुए जो उन्होंने बनाया था। जॉज बस कुछ इंचेस दूर बंद हो गए। सिर्फ विंड प्रेशर ही रैंडोल्फ को पीछे ब्लास्ट कर रहा था, लेकिन उसे अनहार्म्ड छोड़ दिया। ड्रैमट की आंखों में रेज की जगह कंफ्यूजन ने ले ली जैसे ही वो पीछे हटा। उसने जानना चाहा कि एक स्ट्रेंजर उस पैक्ट के बारे में कैसे बोल सकता है जो किसी को कभी रिवील नहीं किया गया था। पार्क बस स्मर्क किया। उसका कॉन्फिडेंस गेम के हिडन लोर की नॉलेज में एंकर्ड था। उसने सीक्रेट कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स रिसाइट किए। जिसके पास भी स्टार होगा वो गार्डियन का ट्रू नेम जान लेगा और उसका मास्टर बन जाएगा, डेथ के कर्स से बाउंड होकर, अगर वो कभी किसी आउटसाइडर को पैक्ट रिवील करे। अंदर से उसने राहत की सांस ली, थैंकफुल होते हुए कि गेम के लोर मैकेनिक्स एग्जैक्टली वैसे ही फंक्शन कर रहे थे जैसे उन्होंने पंगीनिया में किया था। क्योंकि वो फिजिकली रैंडोल्फ था, लेकिन उस प्लेयर की मेमोरीज कैरी करता था जिसने कॉन्ट्रैक्ट बनाया था। कर्स ने एक लूप होल क्रिएट किया जिसे वो यूज कर सकता था। ड्रैमट इस इम्पॉसिबल कॉन्ट्राडिक्शन से अनसेटल हो गया था और डिमांड किया कि वो एग्जैक्टली कौन था। पार्क ने ड्रैमट की आइडेंटिटी की डिमांड का सीधा जवाब नहीं दिया। इसके बजाय उसने सरपेंट को कमांड किया कि वो उसे स्टार के पास ले जाए, ये क्लेम करते हुए कि सच वहां खुद रिवील हो जाएगा। ड्रैमट ने एक ग्रिम वार्निंग दी, ये स्टेट करते हुए कि स्टार अनवर्दी को ऐश में बर्न कर देता है इससे पहले कि वो उसके पास भी पहुंच सकें। पार्क ने एक शार्प टॉन्ट के साथ काउंटर किया, ये क्वेश्चन करते हुए कि क्या गार्डियन बस डर रहा था कि एक नया मास्टर राइज करेगा और उसकी लॉयल्टी क्लेम करेगा। एंशिएंट बीस्ट ने इंसल्ट पर स्कॉफ किया, सिर्फ एक फ्रेल लड़के को देखते हुए जो ऐसा लग रहा था कि एक सिंगल बाइट से क्रम्बल हो जाएगा। फिर भी क्यूरियोसिटी और एंशिएंट कॉन्ट्रैक्ट की बाइंडिंग फोर्स ने गार्डियन के पास ओबे करने के अलावा कोई चॉइस नहीं छोड़ी। उसने डिसाइड किया कि इंट्रूडर को स्टार से इंसिनरेट होने देना उसे आउटराइट मारने से ज्यादा फिटिंग पनिशमेंट होगी, और रास्ता दिखाने के लिए मुड़ गया। इजाबेला स्टंट साइलेंस में पीछे चली, ये समझने में असमर्थ कि उसने शेयर नॉलेज और कॉन्फिडेंस के जरिए एक गॉड टियर मॉन्स्टर को कैसे सबड्यू कर लिया था। उनका रास्ता उन्हें सैंक्चुरी के हार्ट में ले गया, जहां एक इनॉर्मस स्टोन ऑल्टर डार्क पर्पल स्काई के नीचे एक मोनोलिथ की तरह उठा हुआ था। पार्क ने उसे बताया कि ये ऑल्टर सैंक्चुरी की सारी पावर का सोर्स हाउस करता है। इसके समिट पर एक प्रिस्टीन व्हाइट स्कल था जो एक मैजिकल सील पर रखा था जो डेंस एंशिएंट एनर्जी रेडिएट कर रहा था। उसने क्लैरिफाई किया कि ये कोई ऑर्डिनरी रेलिक नहीं बल्कि स्टार खुद था, फॉलन गॉडेस ली का प्रिजर्व्ड फेस। लेजेंड्स क्लेम करते थे कि जब ट्विन गॉडेस मर गई तो उसकी डिविनिटी कॉन्टिनेंट भर में 32 फ्रैगमेंट्स में शैटर हो गई थी। ये फ्रैगमेंट्स जो दुनिया के लोगों को स्टार्स के नाम से जाने जाते थे, उन लोगों को ट्रांसेंडेंस ग्रांट करने में केपेबल थे जो उन्हें क्लेम करने के लिए स्ट्रांग थे। बिना किसी हेजिटेशन के पार्क ऑल्टर पर चढ़ा और स्कल को अपने हाथों में उठा लिया। आर्टिफैक्ट से हीट इंस्टेंटली पल्स हुई, उसके चेहरे को ब्लाइंडिंग क्रिम्सन ग्लो में बेथ करते हुए।
इजाबेला चिल्लाई। जैसे ही स्कल से मैजिकल फायर का एक ब्लास्ट इरप्ट हुआ, उसे पूरी तरह इनगल्फ करते हुए। ड्रामैट सेडिस्टिक अम्यूजमेंट के साथ देख रहा था, कन्विंस था कि फूलिश ह्यूमन ने अपनी लिमिट से परे डिवाइन पावर सीज करने की कोशिश की थी। इन्फर्नो के अंदर पार्क साइलेंटली गार्डियन की एरोगेंस को कोस रहा था, लेकिन छोड़ने से मना कर रहा था। वो मैकेनिज्म के पीछे का सच जानता था। स्टार सिर्फ उन्हें मारता था जो गार्डियन को बाईपास करके उसे चुराने की कोशिश करते थे। क्योंकि उसने ड्रामैट का टेस्ट पास कर लिया था, उसकी सर्वाइवल गारंटीड थी। सिर्फ एक अनसर्टेनिटी थी कि क्या उसे वो क्लास मिलेगी जो वो चाहता था। क्योंकि अगर कोई बिना क्लास के स्टार अक्वायर करता है तो स्टार इंडिविजुअल को ऑटोमेटिकली एक क्लास ग्रांट करता है। और भले ही रैंडोल्फ ने इसे खुद कभी ट्राई नहीं किया था, उसने इसके बारे में बस एक्सीडेंट से सीखा था। जैसे ही उसने अपनी ग्रिप टाइटन की, स्कल के सरफेस पर क्रैक्स दिखने लगे, बोन फ्रैक्चर हुई और प्योर लाइट में बर्स्ट हो गई, अंदर छुपे एसेंस को रिवील करते हुए। एट्रीब्यूट ऑफ वॉइड। उसके हिडन ट्रेट्स एक कियोटिक स्टॉर्म में उसके अराउंड सर्ज हुए, ब्रिलियंट शिफ्टिंग कलर्स के स्पेक्टिकल में नई एनर्जी के साथ मर्ज होते हुए। एक कॉस्मिक वॉइस उसके दिमाग में एको हुई, यू से उस शख्स के रूप में एक्नॉलेज करते हुए जो डिस्ट्रक्शन के सामने खड़ा था। जब फ्लेम्स फाइनली बुझ गई, वो अनहार्म्ड रहा, न्यूली अवेकेंड पावर के मैजेस्टिक मल्टी कलर्ड ऑरा से घिरा हुआ। सिस्टम मैसेजेस आने लगे, कंफर्म करते हुए कि उसका माना स्टार एनर्जी में ट्रांसफॉर्म हो गया था और उसने स्टार सक्सेसर क्लास ऑब्टेन कर ली थी। इजाबेला की आंखें ट्रेंबल करने लगी जब उसने इम्पॉसिबल को विटनेस किया। एक ह्यूमन स्टार की डिविनिटी को अब्सॉर्ब कर रहा था और सर्वाइव कर रहा था। डिवाइन लाइट में नहाया हुआ पार्क उसकी तरफ मुड़ा और पूछा कि वो क्या चाहती है। अभी भी डेज्ड, उसने ऑनेस्टली जवाब दिया। वो डिजर्ट छोड़ना चाहती थी और अपने लॉस्ट ब्लडलाइन के बारे में सच अनकवर करना चाहती थी। उसने उसकी विश ग्रांट करने का ऑफर किया और उसकी फ्रीडम ब्लेस करने का प्रॉमिस किया, लेकिन सिर्फ एक कंडीशन पर। वो 1 साल तक एब्सोल्युटली उसे सर्व करेगी, जिसके बाद वो उसकी लीनियज रिक्लेम करने में मदद करेगा। अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए रैंडोल्फ ने उसे अश्योर किया कि क्वीन के अनलाइक वो झूठ नहीं बोलता। फ्रीडम के प्रॉमिस और उससे रेडिएट होने वाली पावर से ओवरवेल्म्ड होकर प्राउड स्नेक प्रिंसेस सबमिशन में उसके सामने घुटने कर बैठ गई। पार्क ने सेटिस्फैक्शन के साथ नीचे देखा, वाइज चॉइस करने के लिए उसकी तारीफ की। उसका ध्यान फिर शैडोज में लर्किंग मैसिव सर्पेंट पर शिफ्ट हुआ। उसे नाम से एड्रेस करते हुए उसने देखा कि कैसे वो वंस एरोगेंट एंशिएंट किंग पीछे हटा और हकलाया, न्यूली असेंडेड स्टार सक्सेसर के सराउंडिंग ऑरा से डरते हुए। पार्क के सामने एक सिस्टम विंडो अपीयर हुई, स्टैगरिंग 230 पॉइंट्स टैली करते हुए और हॉल ऑफ फेम में उसकी डोमिनेंस कंफर्म करते हुए। ये फीट इतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी था कि डिस्टेंट कॉम्बैट ओरिएंटेड कॉन्स्टलेशंस भी उसकी जर्नी को न्यू फाउंड इंटरेस्ट के साथ देखने लगे। दूर डेजर्ट क्वीन के पैलेस में क्वीन ये जानकर शॉक्ड थी कि इजाबेला ने उस स्लेव के साथ सैंक्चुरी में एंटर किया था जिसे उसने कैप्चर किया था, और उसने स्क्वाड को ऑर्डर दिया कि उन दोनों को इमीडिएटली बिना किसी फर्दर डिले के सीज किया जाए। शिफ्ट्स टू रियलिटी। हम देखते हैं कि सुबह का सूरज सिटी स्ट्रीट्स को ब्लाइंडिंग ग्लेयर में नहा रहा था। एक क्राउडेड कैफे के अंदर टॉप टियर प्लेयर्स का एक ग्रुप टेबल के अराउंड गैदर हुआ। उनकी आवाजें लो थीं, लेकिन उनकी एक्साइटमेंट साफ दिख रही थी जब वो रैंडॉल्फ नाम के एनोमली के बारे में डिस्कस कर रहे थे, ये जानते हुए कि अगर वो मेन क्वेस्ट 1 को इग्नोर भी कर दें तो ग्रासिया से हायर स्कोर लाना इम्पॉसिबल था जब तक कोई गेम को अंदर बाहर से ना जानता हो। और 5 ईयर वेटरन गोस्ट प्लेयर फैंटम को फाइनली अपीयर होना ही होगा ऐसा करने के लिए। और ये न्यूज़ एक बड़ा रक्कस क्रिएट करने वाली है। आदमी सोच रहे थे कि क्या वो दूसरों से पहले उसे कांटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन एक फीमेल प्लेयर डिसइंटरेस्ट के साथ सुन रही थी, अपनी ड्रिंक सिप करते हुए, क्योंकि उसे डाउट था कि वो ऐसे इल्यूसिव इंसान को ट्रैक कर पाएंगे जिसे वो 5 सालों में नहीं ढूंढ पाए। उनमें से एक आदमी ने लेडी को बताया कि ये इसलिए हुआ क्योंकि अब तक फैंटम एक एक्चुअल प्लेयर नहीं था और उतना स्ट्रांग नहीं था, लेकिन अब जब वो गेम के अंदर एक रियल प्लेयर है तो कोई ना कोई तरीका जरूर होगा। एक प्लेयर ने एक फेमिलियर टैक्टिक प्रपोज की। क्योंकि फैंटम अब रियल वर्ल्ड में फिजिकली प्रेजेंट था, उसे रिसेंटली रीओपन हुए सीक्रेट ऑक्शन हॉल का यूज करके बेट किया जा सकता था। वो रुकी आइडिया पर गौर करते हुए, ये मानते हुए कि रैंडॉल्फ को नेक्स्ट मेन क्वेस्ट में अपनी रैंकिंग मेंटेन करने के लिए हाई लेवल इक्विपमेंट की जरूरत होगी। स्ट्रैटेजी सिंपल और प्रेडेटरी थी। एक वैल्यूएबल आइटम को अब्सर्डली लो प्राइस पर लिस्ट करो ताकि एक डेस्परेट बायर को ल्यूर किया जा सके।
आइटम पर एक ट्रैकिंग टैलिस्मन अटैच करो और फिर टारगेट की लोकेशन तक उसका पीछा करो, उन्हें लूटने या मारने के लिए। दूसरा आदमी हिचकिचाया, ये सोचते हुए कि क्या फैंटम जैसा वेटरन ऐसे ट्रांसपेरेंट बिगिनर लेवल ट्रैप में फंसेगा, लेकिन उसके साथी ने इंसिस्ट किया कि एक्सपर्ट्स की भी जरूरतें होती हैं और पावर के लिए कोशिश करने वाला कोई भी अपॉर्चुनिटी से अंधा हो सकता है। लड़की का एक्सप्रेशन बोर्डम से मैनिक एक्साइटमेंट में बदल गया, ये सोचकर कि कोई इतना डिसाइसिव है कि पास्ट फेलियर्स के बावजूद ग्रैंड डीमन रिल्म एक्सपीडिशन लॉन्च कर सकता है। वो बकवास करती रही कि कैसे जब फैंटम ऑक्शन हॉल में सस्ता और जूसी आइटम देखेगा तो वो शायद उसे खरीद ले, ये सोचते हुए कि वो इतना पावरफुल है कि अगर वो वापस आया तो सारे परसुअर्स मर जाएंगे। दोनों लड़के इतने शॉक्ड थे कि उन्होंने 911 को कॉल करने की कोशिश की, उस स्टॉकिंग को रिपोर्ट करने के लिए जो लड़की करने की कोशिश कर रही थी। जब उन्होंने आंसर दिया, उन्होंने रैंडॉल्फ की रियल वर्ल्ड आइडेंटिटी के बारे में स्पेक्यूलेट किया, ये इमेजिन करते हुए कि वो जरूर कोई सीईओ या वेल्थी एयर होगा अगर गेम में उसकी प्रोमिस को देखा जाए तो। कहीं और एक होलोग्राफिक इंटरफेस ने एक ब्रूटल अपडेट डिस्प्ले किया। मैसेकर नाम के प्लेयर से उसके राइट्स छीन लिए गए थे और उसे ऑक्शन से बैन कर दिया गया था। गुस्से में एक हाथ डिवाइस पर कस गया, ये एक्सेप्ट करने में असमर्थ कि किसी दूसरे प्लेयर ने उसे आउटरैंक करने के लिए काफी पॉइंट्स जमा कर लिए थे। अपने डिम अपार्टमेंट में अकेले बैठे हुए मैसेकर ने इस सेटबैक को चिलिंग काम के साथ डिसमिस कर दिया। उसको कॉन्फिडेंस वायलेंस की हिस्ट्री से मिलता था। रैंकिंग्स में उसका राइज कभी स्किल पर डिपेंड नहीं करता था, बल्कि जो भी उसके रास्ते में खड़ा होता उसे मारने पर था। उसके लिए ये सेटबैक टेम्पररी था। उसने कसम खाई कि वो अपनी पोजीशन वापस ले लेगा, बस उसे मारकर जिसने आगे बढ़ने की हिम्मत की थी। गेम वर्ल्ड में वापस एक चीयरफुल नोटिफिकेशन ने सैंक्चुरी एक्सप्लोरेशन सबक्वेस्ट के कंप्लीट होने की अनाउंसमेंट की। पार्क परफेक्ट क्लियर के रिवॉर्ड्स के बारे में पढ़ रहा था। हमें पता चलता है कि एक्सप्लोरेशन रेट 100% था और उसने कॉन्करर ऑफ अ सैंक्चुरी का अचीवमेंट अक्वायर कर लिया है और उनमें एक एपिक ग्रेट टेलीपोर्ट बुक भी थी। कुछ देर बाद वो मैसिव सर्पेंट ड्रामेट के ऊपर कंफर्टेबल होकर सवारी कर रहे थे, जहां वो सांप एक लिविंग जीपीएस की तरह डायरेक्शंस दे रहा था। जैसे वो ट्रैवल कर रहे थे, सिस्टम से एक वार्म लाइट ने उसे घेर लिया, जो पहले की लड़ाई से एक और लेवल अप का सिग्नल था। लेवल 3 पर पहुंचने से वो खुश था, हालांकि उसने नोट किया कि उसकी प्रोग्रेशन स्लो हो गई थी। लेकिन लड़के को इसका रीजन पता था, जो कि इतने सारे हाई टियर टैलेंट्स होना था, जिसने उसके रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस को करीब 10 गुना बढ़ा दिया था। फिर भी उसने इस ट्रेड ऑफ को एक्सेप्ट किया। सुपीरियर स्टार्ट ग्रोथ ग्राइंडिंग के हर एक्स्ट्रा मोमेंट के लायक थी। ड्रैमेट के सर पर क्रॉस लेग्ड बैठे हुए वो मुस्कुराया जब वो उन आइटम्स को रिव्यू कर रहा था जो उसे क्वेस्ट से मिले थे। इजाबेला उसे क्यूरियोसिटी से देख रही थी, श्योर नहीं थी कि वो अचानक इतना खुश क्यों था या वो किन अजीब आर्टिफैक्ट्स को एग्जामिन कर रहा था। उसका ध्यान शैडो क्लॉक पर सेंटर्ड था, एक रिवॉर्ड जो इनविजिबिलिटी ग्रांट करता था, फ्यूचर एनकाउंटर्स के लिए एक यूजफुल फ्री स्टेल्थ स्किल। सर्पेंट की मैसिव प्यूपल अचानक कंट्रैक्ट हुई जब उसने सैंक्चुरी को सराउंड करने वाले मैजिकल बैरियर में डिस्टर्बेंस सेंस की। कोई इनविजिबल सोल्जर पैसेज से ग्लाइड करके गया, ये सिग्नल करते हुए कि सैंक्चुरी की आइसोलेशन ब्रीच हो चुकी थी। ड्रैमेट की गहरी आवाज हवा में गूंजी जब उसने अपने मास्टर को ग्राउंड्स में एंटर करने वाले इंट्रूडर्स के बारे में वॉर्न किया। पार्क और इजाबेला ने इंस्टेंटली रिएक्ट किया, शांत एटमॉस्फेयर बिखर गया। इजाबेला तुरंत समझ गई कि वो कौन थे। क्वीन की परसूट स्क्वाड ने फाइनली उन्हें ढूंढ लिया था। उसका एक्सप्रेशन डार्क हो गया जब उसने थ्रेट को इवैल्यूएट किया। बिना क्वीन के भी स्क्वाड के पास उन्हें क्रश करने के लिए काफी पावर थी। पार्क हालांकि कंपोज रहा। सैंक्चुरी के गार्डियन की सवारी करने से उन्हें एक ऐसा एडवांटेज मिला जो कोई दुश्मन मैच नहीं कर सकता था। एक फर्म कमांड के साथ उसने ड्रैमेट को ऑर्डर दिया कि आने वाली स्क्वाड को इंटरसेप्ट करे ताकि उन्हें वक्त मिल सके। गार्डियन ने एक्नॉलेजमेंट में हिस किया और अपनी मैसिव बॉडी को इंट्रूडर्स की तरह मोड़ा। उसकी आंखें लीथल इंटेंट से चमक रही थी। पार्क और इजाबेला उसकी पीठ से कूदे स्टोन ब्रिज पर लैंड करते हुए। जैसे ही ड्रैमेट आने वाले क्लैश के लिए तैयार हुआ, वो सैंक्चुरी के पार भागे। इजाबेला आगे भाग रही थी, जबकि उसे पार्क के इस भरोसे पर यकीन था कि अटैकर्स के बीच क्वीन खुद नहीं थी। पार्क ने जल्दी से उनके ऑड्स कैलकुलेट किए। अगर वो यहाँ डिले हुए तो मेरी फोर्स उन्हें सराउंड कर लेगी और भागने के हर पॉसिबल रास्ते को सील कर देगी। उनके पास स्पीड और चालाकी से सरवाइव करने के अलावा कोई चॉइस नहीं थी।
भागते हुए इजाबेला ने पीछे देखा, राहत महसूस की जब उसे रियलाइज हुआ कि पार्क ड्रामट को क्रुएल्टी की वजह से नहीं छोड़ रहा था, बल्कि प्योर टैक्टिकल नेसेसिटी की वजह से। उसने जल्दी से प्लान एक्सप्लेन किया। उन्हें डेजर्ट के किनारे पर वार्प गेट तक पहुंचना था, जो अब एक्सेसिबल था क्योंकि उसका कर्स हट चुका था। लेकिन जैसे ही मैसिव स्टोन आर्चवे नजर आया, वो अचानक रुक गया। उसके बूट्स जमीन पर रगड़े जब प्लान की क्रिटिकल फ्लॉ ने उसे स्ट्राइक किया। गेट डॉर्मेंट था और एक्टिवेट होने से पहले उसे एक लंबे चार्जिंग पीरियड की जरूरत थी। जब इजाबेला ने पूछा कितना वक्त, तो उसने ग्रिमली जवाब दिया कि उन्हें आधा दिन तक एरिया को होल्ड करना होगा। उनके आसपास बहुत कम कवर होने की वजह से वो बस उम्मीद कर सकता था कि ड्रामट क्वीन की फोर्सेस को काफी देर तक डिले करेगा। उसने इजाबेला को बताया कि उसे इस वक्त का यूज स्टार के साथ कम्युनिकेट करने के लिए करना है, जो कि उसकी लॉग आउट करने की असली जरूरत को छुपाने का एक कन्वीनियंट बहाना था। इजाबेला ने बिना किसी हेजिटेशन के एक्सप्लेनेशन एक्सेप्ट कर ली, फियर्स लॉयल्टी के साथ आगे बढ़ी जब उसने अपना वेपन निकाला और हर कीमत पर उसे प्रोटेक्ट करने की कसम खाई। उस पर भरोसा करके उसने लॉग आउट सीक्वेंस इनिशिएट किया और उसकी कॉन्शियसनेस डिजिटल वर्ल्ड से फेड हो गई। पार्क अपने बिस्तर पर जागा जब सुबह की रोशनी खिड़की से अंदर आ रही थी। उसका दिमाग रियलिटीज के बीच शिफ्ट होने से डिसोरिएंटेड था। धीरे से उठकर बैठते हुए उसने टाइम कंफर्म करने के लिए अपना फोन चेक किया और असेस किया कि रियल वर्ल्ड का कितना हिस्सा अभी भी अनटच रहा है। अभी के लिए मॉन्स्टर इन्वेजन शुरू नहीं हुआ था, जिससे उसे शांति का एक छोटा लेकिन कीमती पल मिल गया। फिर भी डायमेंशनल कोलैप्स एक्सेलरेट हो रहा था और उसे अपना वक्त गेम में लेवल बढ़ाने और रियल वर्ल्ड इंटेलिजेंस गैदर करने के बीच डिवाइड करने की जरूरत थी। उसके ख्यालात फोन की अचानक आवाज से इंटरप्ट हुए। जब उसने कॉलर आईडी देखा, उसका एक्सप्रेशन खराब हो गया। वो किम थी, उसकी एक्स, वो जिसने उसे नीचा दिखाया था, पैसों के लिए यूज किया था और एक ज्यादा अमीर आदमी के लिए उसे छोड़ दिया था। उनके टॉक्सिक रिलेशनशिप की यादें उसके दिमाग में घूमी, जो उस कोल्ड डिसमिसल पर खत्म हुई थी जिसने उसे ह्यूमिलिएट कर दिया था। सीन एक कैफे में शिफ्ट हुआ जहां किम इम्पेशेंटली बैठी थी, इस बात से परेशान कि वो अभी तक नहीं आया था। लेकिन वो फोन पर किसी से बात कर रही थी जो गुस्से में था और लड़की को कह रहा था कि वो ज्यादा पुश ना करे क्योंकि वो आदमी लगातार उसके लिए खाना और कपड़े खरीद रहा था। लेकिन लेडी अपने एक्शंस को जस्टिफाई कर रही थी, आदमी को कह रही थी कि चीप एक्ट ना करे क्योंकि ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपनी गर्लफ्रेंड पर पैसे खर्च करना, भले ही वो आदमी उससे मिलना चाहता हो। किम ने मना किया, उसे बताते हुए कि उसके पास कहने के लिए कुछ नहीं है, ये एक्सप्लेन करते हुए कि आज उसकी एक दोस्त के साथ मीटिंग है, इसलिए उसे कांटेक्ट नहीं करना चाहिए। लड़का जानना चाहता था कि वो किससे मिल रही है, लेकिन उससे पहले किम को कॉल आया और वो अपने बॉयफ्रेंड पर परेशान थी। वो सोच रही थी कि भले ही पार्क पैथेटिक था, कम से कम वो उसकी सुनता था, और वो सोच रही थी कि जब उसके पास मौका था तब उसे पार्क को और ड्रेन करना चाहिए था। जब पार्क फाइनली पहुंचा तो उसने तुरंत एक शुगरी स्माइल पहन ली, जैसे कि उनका पास्ट कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता था। अभी भी अपना ट्रैक सूट पहने हुए वो अनइम्प्रेस्ड खड़ा रहा और पूछा कि उसने कॉल क्यों किया। उसने उसे चार्म करने की कोशिश की, आगे झुकते हुए, प्रिटेंड करते हुए कि वो उन क्वालिटीज को मिस करती है जिसका वो कभी मजाक उड़ाती थी। उसने प्रैक्टिस्ड इनोसेंस के साथ ऊपर देखा, पूछते हुए कि क्या उसने उसे मिस किया था। पार्क ने उसके फेक सेंटिमेंट को एड्रेस करने की भी जहमत नहीं उठाई। इसके बजाय उसका दिमाग इस बात पर गया कि क्या उसे ड्रिंक ऑर्डर करनी चाहिए। उसने कैफे का 1 ड्रिंक पर पर्सन साइन नोटिस किया और रियलाइज किया कि यहाँ घसीट के लाने के बावजूद उसने उसके लिए एक कॉफी तक नहीं खरीदी थी। उसकी चीपनेस से डिस्गस्टेड होकर वो बस घूमा और वहां से जाने लगा। पैनिक करते हुए किम ने सिचुएशन को बचाने की डेस्परेट कोशिश की, पूछते हुए कि क्या वो अभी भी ब्रेकअप को लेकर गुस्सा है। वो सिर्फ ये पूछने रुका कि क्या उसके करंट बॉयफ्रेंड को पता है कि वो उसकी पीठ पीछे अपने एक्स से मिल रही है। उसके शब्दों से उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वो उसके पीछे भागी। जैसे वो बाहर निकला, उसकी आवाज हिस्टेरिकल प्लीज में बदल गई, लेकिन पार्क ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। पास्ट में वो उसकी मैनिपुलेशन के आगे टूट जाता, अब रैंडोल्फ के रिजॉल्व से मजबूत होकर उसने सिर्फ डिटैचमेंट महसूस किया। जैसे ही वो कैफे से दूर गया, उसके पीछे एक वायलेंट क्रैश की आवाज आई। भीड़ भरी सड़क की तरफ मुड़ते हुए उसने एक पागल आदमी को देखा जो बॉक्स कटर लहरा रहा था, डरे हुए लोगों पर चिल्ला रहा था। अटैकर ने मर्डरस इंटेंट के साथ एक यंग लड़की पर हमला किया। ब्लेड एक ब्लर में नीचे आया, लेकिन इससे पहले कि वो उस तक पहुंचता, पार्क बीच में आ गया। अटैकर की कलाई को इतनी ताकत से पकड़ा जो सड़क पर गूंज उठी। लड़की स्टन डिसबिलीफ में उसे देखने लगी, जबकि आदमी चिल्लाया, पार्क की पकड़ से आजाद होने में नाकाम होकर। और चैप्टर 6 यहाँ एंड होता है। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करें।
चैप्टर 7 ऑलरेडी रिलीज हो चुका है। कमेंट करें अगर आप लोग इसे जल्दी चाहते हैं या मुझे चैप्टर 8 का वेट करना चाहिए। एपिसोड वहां से स्टार्ट होता है जहां यून यंग ने कामली रिस्पॉन्ड किया, उस आदमी को बोलते हुए कि उसने काफी कर दिया है। वो आदमी शॉक्ड और कांपते हुए पैनिक में वापस चिल्लाया, पूछते हुए कि यून यंग क्यों बीच में आ रहा है। उसने रोना शुरू कर दिया कि उसकी कलाई टूटने वाली है और छोड़ने की भीख मांगी। यून यंग ने हालांकि मुश्किल से ही कुछ सुना। अंदर ही अंदर उसने रियलाइज किया कि भले ही उसने ब्रोकन गोल्डन स्केल का सिर्फ एक टुकड़ा अनलॉक किया था, उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा बढ़ गई थी। उस आदमी की कलाई पकड़ने का एहसास बहुत आसान लग रहा था, जैसे वो बिना किसी ताकत के उसे कुचल सकता था। ये कोई इल्यूजन नहीं था, उसकी बॉडी डेफिनेटली बदल गई थी। एक तेज मूवमेंट के साथ यून यंग ने आदमी को साइड में फेंक दिया। वो अटैकर एक भारी थुड़ के साथ जमीन पर गिरा, ऐसे घसीटते हुए जैसे उसे किसी गाड़ी ने मारा हो। फिर यून यंग लड़की की तरफ मुड़ा, पूछते हुए कि क्या वो ठीक है। उसके गालों से आंसू बह रहे थे जब उसने शुक्रिया अदा किया, पूछते हुए कि क्या वो उसका बदला चुकाने के लिए कुछ कर सकती है। यून यंग ने सोचते हुए अपनी थोड़ी चिन पर हाथ रखा और क्यूरियोसिटी के साथ उसका चेहरा स्टडी किया। लड़की हिचकिचाई और पूछा कि वो उसे ऐसे क्यों घूर रहा है। अपने दिमाग में यून उसके फीचर्स को किसी ऐसे से कंपेयर कर रहा था जिसे वो याद करता था, एक औरत जिसे उसने एक बार मॉन्स्टर आउटब्रेक के दौरान बचाया था, वो औरत जिसने अपने बच्चे को अपनी बॉडी से शील्ड किया था। वो सिमिलैरिटी इतनी अजीब थी कि वो रुक गया। लड़की ने फिर पूछा कि क्या वो कुछ कहना चाहता है। यून यंग वापस रियलिटी में आया और कैजुअली बात टाल दी, ये कहते हुए कि उसने बस उसे किसी की याद दिला दी जिसे वो जानता था और कुछ नहीं। लेकिन इससे पहले कि कोई सांस ले पाता, अटैकर ने अचानक पीछे से फिर हमला कर दिया। ब्लेड उठा हुआ था, उसका चेहरा गुस्से से भरा था। लड़की डर के मारे चिल्लाई, लेकिन यून यंग पहले ही रिएक्ट कर चुका था। एक तेज साइड स्टेप के साथ उसने वार को पूरी तरह अवॉइड किया, जिससे अटैकर बैलेंस खोकर आगे गिर गया। यून यंग ने फिर उस आदमी का सर पकड़ा, कंट्रोल्ड ताकत के साथ मोड़ा और फिर पूरी पावर के साथ उसे जमीन पर पटक दिया। इस इम्पैक्ट की आवाज हॉलवे में गूंज गई। लड़की हैरानी से आंखें फाड़े घूरती रही। यून यंग ऐसा नहीं दिखता था जिसके पास मॉन्स्ट्रस स्ट्रेंथ हो, और फिर भी उसने सिचुएशन को डरावने आसानी से हैंडल कर लिया था। दो पुलिसमैन जल्द ही पहुंचे और बेहोश अटैकर को उठाया, उसे स्टेशन ले जाने के लिए पेट्रोल कार की तरफ ले गए। आदमी को सिक्योर करने के बाद ऑफिसर्स में से एक यून यंग की तरफ मुड़ा और बताया कि उसे भी पुलिस स्टेशन चलना पड़ेगा। यून यंग ने डिसबिलीफ में नर्वसली पलकें झपकाई, पूछते हुए कि क्या उसने ऑफिसर को सही सुना। इससे पहले कि ऑफिसर जवाब देता, लड़की आगे आई। उसने जिद की कि यून यंग ने सिर्फ उसकी मदद करने के लिए स्टेप इन किया था और वो वही थी जिसने स्टॉकर की रिपोर्ट की थी। लेकिन पुलिसमैन ने कहा कि सिचुएशन चाहे जो भी हो, यून यंग ने जो किया वो वायलेंस माना जाएगा, इसलिए दोनों को क्वेश्चनिंग के लिए ऑफिसर्स के साथ चलना होगा। गुस्से में लड़की ने पलट कर जवाब दिया, पूछते हुए कि एक आदमी जो शार्प ब्लेड लेकर हमला कर रहा था, उससे उसकी जान बचाना वायलेंस कैसे हो सकता है। उसने पूछा कि क्या ऑफिसर चाहते थे कि यून यंग बस खड़ा रहे और उसे चाकू लगते हुए देखे। यून यंग ने आह भरी, ये कहते हुए कि उसके पास इस सब के लिए टाइम नहीं है। लड़की ने ध्यान से यून यंग को देखा, उसकी टोन में कुछ छुपा हुआ नोटिस किया। ऑफिसर्स ने फिर कहा कि वो रेगुलेशन से बंधे हैं और प्रोसीजर इग्नोर नहीं कर सकते। तभी लड़की ने अचानक फिर अपनी आवाज उठाई। उसने सख्ती से पूछा कि अगर यून यंग विटनेस के तौर पर जाता है और अननेसेसरी मुसीबत में फंस जाता है तो क्या पुलिस जिम्मेदारी लेगी। इससे पहले कि ऑफिसर्स जवाब देते, लड़की ने एक आईडी कार्ड निकाला। उसने रिवील किया कि वो किम हाना है, सीके ब्रॉडकास्टिंग की रिपोर्टर। किम हाना ने उन्हें याद दिलाया कि एक इनोसेंट इंसान को परेशान करने के बजाय उन्हें असली विक्टिम से सवाल करने पर फोकस करना चाहिए। अगर वो सिचुएशन को गलत तरीके से हैंडल करते रहे तो उसने कहा कि वो ऑफिशियल चैनल्स के थ्रू रिपोर्ट करने में हिचकिचाएगी नहीं। ऑफिसर्स ने एक दूसरे को परेशानी में देखा, समझते हुए कि वो क्या मुसीबत खड़ी कर सकते हैं। तभी सीन के आसपास लोग फुसफुसाने लगे। कई लोगों ने किम हाना को पहचान लिया था, वो औरत जो इंटरडायमेंशनल अटैक के दौरान नेशनल टेलीविजन पर दिखी थी, एक बच्चे को अपनी बॉडी से बचाते हुए। उसके नाम का वजन था और ऑफिसर्स ये जानते थे। फाइनली पुलिस मान गई। उन्होंने अनाउंस किया कि ऑफिशियल कंप्लेंट के लिए सिर्फ विक्टिम को उनके साथ चलना होगा।
केस यूनियन को फोर्स किए बिना आगे बढ़ेगा। किम हाना ने यूनियन का सिंसियरली शुक्रिया अदा किया जो उसने किया। यूनियन ने बात टाल दी, ये कहते हुए कि ये कोई बड़ी बात नहीं थी। फिर उसने उसे अपना बिजनेस कार्ड दिया, एक्सप्लेन करते हुए कि वो एक डेडिकेटेड रिपोर्टर है जो डायमेंशन वॉरियर्स से जुड़े इंसिडेंट्स कवर करती है। जैसे ही उसने वो टर्म सुना, यूनियन सरप्राइज में जम गया। किम हाना ने आगे एक्सप्लेन किया कि इंटरडायमेंशनल अटैक के दौरान कुछ लोगों ने मिस्टीरियस पावर्स अवेकन की थी और इन्वेडिंग मॉन्स्टर्स को हराया था। पब्लिक अब उन एम्पावर्ड लोगों को डायमेंशन वॉरियर्स कहती है। अंदर ही अंदर वो सोच रही थी कि क्या यूनियन इंटरनेट से डिस्कनेक्टेड है या बस अनइन्फॉर्म्ड, लेकिन यूनियन सब कुछ समझ गया। अपने दिमाग में उसने डॉट्स कनेक्ट किए। जिन डायमेंशन वॉरियर्स की वो बात कर रही थी वो गेम पैंजिया के प्लेयर्स थे। उसे अजीब लगा कि ऑलमोस्ट कोई भी सीधे पैंजिया का जिक्र नहीं करता था। इसके बजाय दुनिया इस इंसिडेंट को इंटरडायमेंशनल अटैक कहती थी, जो कि वीडियो गेम के रियलिटी बनने से कहीं ज्यादा बिलीवेबल लगता था। किम हाना ने यूनियन से पूछा कि क्या उसके पास बिजनेस कार्ड है, लेकिन इससे पहले कि वो जवाब देता, उसकी एक्स गर्लफ्रेंड उसकी तरफ भागती हुई आई। उसका नाम चिल्लाते हुए अपने हाथ उसके हाथ के इर्द गिर्द डाल दिए और उसे अपने चेस्ट से लगा लिया, पागलों की तरह पूछते हुए कि क्या उसे चोट लगी है। किम हाना ने सीन ऑब्जर्व किया और कामली यूनियोंग से पूछा कि क्या वो औरत उसकी गर्लफ्रेंड है। यूनियोंग ने तुरंत अपना हाथ छुड़ाया और क्लैरिफाई किया कि वो नहीं है और उसके पास बिजनेस कार्ड भी नहीं है। किम हाना ने फिर पूछा कि क्या वो इसके बजाय उसका फोन नंबर ले सकती है। यूनियोंग मान गया और उसे नंबर देने लगा। उसकी एक्स गर्लफ्रेंड जम गई। इस अचानक एक्सचेंज से शॉक्ड और कंफ्यूज्ड वो बस देखती रह गई जब यूनियोंग ने किम हाना के फोन में अपना नंबर पार्क यूनियोंग नाम से सेव किया। किम हाना ने कमेंट किया कि उसका नाम अच्छा है और एक हल्की स्माइल के साथ कहा कि उसे अगले दिन टेक्स्ट करना चाहिए ताकि वो कॉफी या डिनर के लिए मिल सकें और वो ट्रीट देगी। यूनियोंग ने बस एक्सेप्टेंस में सर हिला दिया। उसकी एक्स गर्लफ्रेंड का एक्सप्रेशन गुस्से से बिगड़ गया। वो जोर से यूनियोंग चिल्लाई, अपने आप को फिर से साबित करने की कोशिश करते हुए, लेकिन किम हाना बस बिना उसे और अटेंशन दिए वहां से चली गई। जैसे ही किम हाना सड़क पर आगे बढ़ी, उसका फोन बजा। उसने उठाया और दूसरी तरफ से एक आदमी ने उसे सुप्रीम अथॉरिटी कहकर एड्रेस किया, पूछते हुए कि क्या उसने अपना वीकेंड एंजॉय किया। उसने चिढ़कर जवाब दिया, यू से मना करते हुए कि वो यू से वैसे न बुलाए। आदमी ने बात जारी रखी, बताते हुए कि डेप्यूटी डायरेक्टर बिजनेस ट्रिप पर हैं और उन्होंने उसके लिए एक असाइनमेंट छोड़ा है। उसने असाइनमेंट के बारे में पूछा और आदमी ने इन्फॉर्म किया कि उसे ग्रासिया का इंटरव्यू लेने के लिए शेड्यूल किया गया है। वो इंसान जिसे ग्लोबल हीरो माना जाता है, जिसने इंटरडायमेंशनल डिजास्टर के दौरान अमेरिका को बचाया था। किम हाना ने सवाल किया कि सभी रिपोर्टर्स में से इतने बड़े लेवल के किसी को हैंडल करने के लिए यू से क्यों चुना गया। आदमी ने माना कि उसे कोई आइडिया नहीं है, सिवाय इस फैक्ट के कि खुद सुपर हीरो ने उसे मिलने की स्पेसिफिक रिक्वेस्ट की थी और वो पर्सनली कोरिया आ रही है। फिर सीन गेम वर्ल्ड के एक सुनसान इलाके में शिफ्ट हुआ। कई बॉडीज जमीन पर गिरी हुई थीं। इजाबेला उनके बीच खड़ी थी, पसीने में भीगी हुई, उन आदमियों से घिरी हुई जिन्हें उसने अभी हराया था। उसकी चोटें और कांपते हाथ दिखा रहे थे कि वो अपनी लिमिट के करीब थी। फिर भी वो अलर्ट रही, फिर से लड़ने के लिए तैयार अगर कोई पास आने की हिम्मत करे। क्लोक्ड पहने हुए आदमियों के एक ग्रुप ने उसे घेरा। उनमें से एक ने क्वीन के कमांड पर उसकी तुरंत वापसी की मांग की और ऑर्डर दिया कि वो अपने पीछे वाले स्लेव को सरेंडर कर दे। उन्होंने वार्निंग दी कि अगर उसने बात मानी तो आगे कुछ नहीं बढ़ेगा। इजाबेला ने अपने डैगर पर पकड़ मजबूत की और अपने दिमाग में उन्हें बेवकूफ घोषित किया, अपने आप को यूनियोंग की बेहोश बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए तैयार करते हुए जो उसके पीछे थी। उसने यू से तब शील्ड किया था जब उसकी कॉन्शियसनेस रियल वर्ल्ड में थी और वो उसे ले जाने नहीं देगी। सिचुएशन फिर से वायलेंस की तरफ झुक गई। अचानक एक नीली धुंध फूटी और यूनियोंग के पीछे का गेट घूमती हुई पर्पल और ब्लू बिजली के साथ खुल गया। यूनियोंग की आंखें खुल गई जैसे ही उसकी कॉन्शियसनेस गेम वर्ल्ड में वापस आई। वो आगे बढ़ा, इजाबेला को एक्नॉलेज करते हुए और कहते हुए कि उसने अच्छे से संभाल कर रखा। इजाबेला रिलीव्ड होकर पूछा कि क्या उसने सितारों यानी स्टार्स के साथ कम्युनिकेट करना खत्म कर लिया है। यूनियोंग ने एक जलते हुए एक्सप्रेशन के साथ जवाब दिया कि उसने वाकई इसे पूरा कर लिया है। क्लोक्ड आदमियों के पीछे से एक गंजे कमांडर ने अपने सबऑर्डिनेट्स को चिल्लाया, उन्हें ट्रेटर को तुरंत एग्जीक्यूट करने का ऑर्डर दिया। यूनियोंग आगे बढ़ा, अपना हाथ उठाते हुए एक गोल्डन ऑरा बाहर की तरफ फैला। उसने डिक्लेयर किया कि इजाबेला ने उसे प्रोटेक्ट किया है और
और अब उसे प्रोटेक्ट करने की बारी उसकी है। उसने चुटकी बजाई, गोल्डन ऑरा बाहर की तरफ फटा, क्लोक्ड आदमियों को अपनी लपेट में लेते हुए। एक सिस्टम नोटिफिकेशन अपीयर हुआ, अनाउंस करते हुए कि यूनियोंग ने स्टार सक्सेसर एक्सक्लूसिव स्किल एक्टिवेट कर दी है। गुफा में चीखें गूंज गई जब आदमी दर्द में तड़पने लगे। उनकी बॉडीज लगातार गोल्डन एनर्जी के नीचे जल रही थीं। उनके लिए ये पल एक अनअवॉइडेबल आजादी बन गया और एक एक करके वो डिसइंटीग्रेट हो गए, यानी राख बन गए। इजाबेला की आंखें हैरानी से फैल गई जब उसने इम्पॉसिबल पावर को देखा। उसने अंदर ही अंदर पूछा कि क्या ये सच में एक स्टार बैरर की ताकत थी। यूनियोंग उसकी तरफ मुड़ा और धीरे से कहा कि अगर वो अपनी पुरानी वफादारी की तरफ लौटना चाहती है तो वो उसे नहीं रोकेगा। इजाबेला ने डिसबिलीफ में उसे देखा, समझ नहीं पाई कि वो कितना बदल गया था। उसने मना कर दिया, ये कहते हुए कि वो नहीं जाएगी, मुस्कुराई और कंफर्म किया कि वो उसके साथ रहेगी। वो दोनों साथ में घूमते हुए पोर्टल में चले गए जिसके कलर्स गैलेक्सी की तरह बदल रहे थे, गहरे नीले को वाइब्रेंट पर्पल के साथ मिक्स करते हुए। जैसे ही रोशनी ने उन्हें लपेटा, यूनियोंग के दिमाग में एक सिस्टम नोटिफिकेशन गूंजा। इसने उसे याद दिलाया कि इजाबेला का श्राप स्टार्स की ब्लेसिंग के जरिए पूरी तरह से खत्म हो गया है। एक और मैसेज ने कंफर्म किया कि उनका डायमेंशनल रूट स्टेबलाइज हो गया था और उनके डेस्टिनेशन से कनेक्शन फिक्स हो गया था। सिस्टम ने कल्ट्समैन डेजर्ट से निकलने वाली 12 एक्सेसिबल वॉर्प सिटीज की लिस्ट दी और इन्फॉर्म किया कि करंटली सिलेक्टेड डेस्टिनेशन सेंट्रल कॉन्टिनेंट आर्काना था। कुछ पल बाद पोर्टल रोशनी में फूट पड़ा और उन्हें एक शानदार नई दुनिया में रिलीज किया। सिस्टम ने उनका गोल्डन सिटी ऑफ आर्काना में स्वागत किया, सेंट्रल कॉन्टिनेंट की राजधानी, वो शहर जहां मटीरियलिज्म अपने एब्सोल्यूट पीक पर पहुंच चुका था। यहाँ दौलत सिर्फ ताकत नहीं थी, ये कानून खुद था। बिना बेहिसाब सोने या टॉप टियर इक्विपमेंट के हाई रैंकिंग नोबल्स को भी गहरे, ज्यादा खतरनाक डिस्ट्रिक्ट से दूर रहने की सलाह दी जाती थी। इजाबेला ने चौड़ी आंखों से चमकदार आर्किटेक्चर को देखा, हैरान होते हुए कि सब कुछ कितना बारीक और महंगा लग रहा था। उसने धीरे से रिमार्क किया कि शहर की खूबसूरती कितनी ओवरवेलमिंग थी। यूनियोंग ने एक्सप्लेन किया कि आर्काना को गोल्डन सिटी इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ सब कुछ सोने से सॉल्व हो सकता है। मौके, ताकत, रिसोर्सेज, स्टेटस, सब के लिए पैसे चाहिए थे। उसने फिर ऐड किया कि उनकी प्रायोरिटी शहर में गहराई तक जाने से पहले सर्वाइव करने के लिए काफी फंड्स इकट्ठा करने की होनी चाहिए। इजाबेला ने हालांकि एक कॉन्फिडेंट स्माइल दी। उसने एक छोटी गोल्ड पाउच निकाली, गर्व से कहते हुए कि वो अपने साथ 30 गोल्ड कॉइन्स लाई है। यूनियोंग ने बस पाउच को घूरा और फिर उसे इन्फॉर्म किया कि ये रकम उन्हें मुश्किल से एक रात तक ही चलेगी। इजाबेला की आंखें शौक में फैल गईं। डेजर्ट सिटी में 30 गोल्ड कॉइन से आसानी से 10 गुलाम खरीदे जा सकते थे, फिर भी यहाँ ये लगभग बेकार लग रहा था। यूनियोंग ने उसे याद दिलाया कि आर्काना की इकोनॉमी कल्ट्समैन डेजर्ट से बिल्कुल अलग है। यहाँ प्राइसेस 10 गुना बढ़ा दिए गए थे, कभी कभी उससे भी ज्यादा, क्योंकि सब कुछ गोल्ड के इर्द गिर्द घूमता था। इजाबेला ने घर्राकर पूछा कि उन्हें ऐसी जगह पर क्या करना चाहिए। यूनियोंग ने कैजुअली अपने कंधे के पीछे अपने अंगूठे से इशारा किया। उसने कहा कि उन्हें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, पास में एक जगह है जहां वो जल्दी पैसे कमा सकते हैं। इजाबेला उस डायरेक्शन में देखने के लिए मुड़ी जहां उसने इशारा किया था। उनके पीछे शानदार रोशनियों से जगमगाती हुई एक भारी एस्टैब्लिशमेंट खड़ी थी जिसका नियॉन साइन जल रहा था। इजाबेला डिसबिलीफ में घूरती रही। उसने पहले उस बड़ी बिल्डिंग को नोटिस नहीं किया था, लेकिन अब उसकी शान को इग्नोर करना नामुमकिन था। इस दौरान यूनियोंग ने अपने अंदर एक एक्साइटमेंट बढ़ते हुए महसूस की। वो पहले ही दिखा चुका था कि किस्मत उसके छिपे हुए टैलेंट्स में से एक थी।